हुआ है क्या? रिकॉर्डिंग मैसेज गया हाँ सर आप सर। लोगों के पास? ओके। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो देखो, तो ये आज का गुड मॉर्निंग इस बात के लिए कि आज हम लोग एक फ्रेश लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और लॉ का नाम है सर इकोनॉमिक लॉ। क्या लॉ है सर? इकोनॉमिक लॉ। ये लॉ चार्टर्ड को भी पढ़ना पड़ता है, सीएस को भी पढ़ना पड़ता है, सीएस को एग्जीक्यूटिव लेवल में, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनल लेवल में। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ सर। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉ जो हमारे देश में जो डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस सिनेरियोज चलता है ना, उस बिजनेस सिनेरियोज को देखने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्मूथ ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस सिनेरियो को स्मूथ ऑपरेशंस के लिए इकोनॉमिक लॉ को बनाया गया। मतलब बेसिकली जो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स तो पढ़े होंगे सभी कोई, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है? इकोनॉमिक्स हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि कैसे कंट्री का इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, है ना सर। इकोनॉमिक सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो। जैसे नॉर्मली अगर मैं फाउंडेशन लेवल में बात करूँ तो चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, अगर आप कोई भी नॉर्मल कॉमर्स प्रोफेशनल्स का पढ़ाई करते हो या कॉमर्स ग्रेजुएट करते हो, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ता है सर। ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पे पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी के नाम पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पे पढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो सर इंटरमीडिएट लेवल में भी एक पेपर होता है सर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स फाइनेंस फॉर इकोनॉमिक्स बोल के। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल कंट्रोलिंग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक, बेसिकली वो मैक्रो इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, और मैं तो पर्सनली मानता हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स। लेकिन आज मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको इकोनॉमिक लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स हमें सिखाते हैं कि किस तरह से कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी अपना अपना एरिया है, उसका वेल्थ को क्रिएट करने का जो साइंस है, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमिक लॉ क्या है सर? इस पूरा का पूरा इकोनॉमिक मैटर को देखने के लिए डिफरेंट मैटर क्रिएट होता है। ठीक है, मैं आपको अभी सिलेबस थोड़ा डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक लॉ का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों इसका नाम इकोनॉमिक लॉ दिया गया है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट, जैसे कि आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने का सोचा, कंपटीशन एक्ट। नाम सुने हो सर आप लोग कंपटीशन लॉ का? हाँ, पहले कभी ऐसे मार्केट में बड़ा चर्चा होता है कंपटीशन लॉ के बारे में। रिसेंटली कंपटीशन लॉ के बेसिस में एक बहुत ही लंबा लड़ाई चल रहा है सर, बहुत लेंदी लड़ाई चल रहा है कंपटीशन एक्ट के बेसिस में। क्या कौन बता सकता है क्या लड़ाई का नाम है? कंपटीशन एक्ट के बेसिस में एक बहुत लंबा लड़ाई चल रहा है सर, दो या तीन कंपनी के बीच में। ऐसे तो कंपनी बेसिकली दो साइड है, एक साइड में दो कंपनी है और दूसरा साइड में और एक कंपनी है। वर्ल्ड की बड़े बड़े कंपनी सर, इंडिया का भी बड़ा कंपनी, क्या नाम है? फ्रेंड्स, amazon amazon फ्यूचर। वर्सेस, हाँ वेरी गुड सर, amazon फ्यूचर। ठीक है, मतलब amazon के साथ फ्यूचर एंड रिलायंस का युद्ध चल रहा है। ठीक है, घमासान युद्ध चल रहा है। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट को लेके ही चल रहा है। ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टूडेज लाइफ। ठीक है, टूडेज इकोनॉमिक सिनेरियो। और एज वेल एज अगर आपको मैं आपके सीएस के एग्जाम के हिसाब से बताऊं, तो ये चैप्टर कंपटीशन एक्ट 25 मार्क्स कवर करता है सर, वेटेज ओवरऑल, मतलब एक ऑन एन एवरेज 25% एरिया कवर कर लेता है सिर्फ कंपटीशन एक्ट। ठीक है, तो सर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर, क्या बताऊं सर आपको, मतलब नॉलेज पर्पस बोलो, करेंट इकोनॉमिक सिनेरियो को समझना हो। ठीक है, तो वेरियस वे में ये जो चैप्टर आज मैं बताऊंगा आपको कंपटीशन एक्ट, और साथ में मैं आपको पहले बता भी दूंगा कि क्या क्या लॉ मोटा मोटी आपको इकोनॉमिक लॉ के अंदर पढ़ना पड़ेगा, इसका भी एक आइडिया मैं दे दूंगा। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल वाले स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ पढ़ना पड़ता है, सीएस वाले स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है, तो बहुत ही वाइटल एक लॉ है। तो मैं चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, और एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ सर, आज थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो है क्योंकि अपडेशन के बाद, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कई बार मैं भी पेशेंस लेस हो जा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ शेयर करने में भी मुझे समय लग जा रहा है। ठीक है, डिजिटल पेन जो यूज़ करता हूँ ना, पेन यूज़ करने के बाद जैसे मानो कि मैं ए लिखूंगा तो कम से कम 10 मिनट बाद ए आ रहा है, काफ़ी सिचुएशन खराब है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्लास ले सकते हैं सर। मेरा साउंड तो क्रैक नहीं हो रहा है ना? हाँ सर। ना दादा। ओके, तो देखिए सर, आप लोग इकोनॉमिक लॉ के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसे तो मैं आपको आज बोला क्या, कंपटीशन एक्ट पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा कंप्लीट ओवरव्यू पढ़ना है,
और फिर अगले क्लासेस में कंपटीशन एक्ट रिलेटेड और भी मैटर में केस लॉ क्वेश्चंस वगैरह में डिस्कस करेंगे। पर ठीक है, कंपटीशन एक्ट पढ़ने से पहले और साथ में कंपटीशन एक्ट को समझने के लिए आज केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, जो एक रिसेंट केस मार्केट में चल रहा है, दैट इज वेरी मतलब लंबा लड़ाई चल रहा है इनका, अमेजन वर्सेस बिग बाजार एंड रिलायंस। मतलब एक तरफ बिग बाजार है, एक तरफ रिलायंस, मतलब बिग बाजार एंड रिलायंस एक तरफ है और अमेजन एक तरफ है। मतलब एक वर्ल्ड की बड़ी कंपनी और एक है एशिया की बड़ी कंपनी और एक है इंडिया के वन ऑफ द बिग कंपनी, ठीक है। नाम ही है बिग बाजार। अच्छा, फिर मैं आपको कंपटीशन एक्ट का पूरा कंप्लीट डिस्कशन भी करने वाला हूँ, कंप्लीट नोट भी शेयर करूंगा आप लोगों से। सो डोंट वरी, कंपटीशन एक्ट अभी चलेगा सर, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट में तो बात होगा, लेकिन एक बार आपको मैं ये तो बता दूं कि इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, ठीक है सर, इसमें ये बिजनेस लॉ जो है ना, वो आप लोग जो मंडे वाला क्लास में करते हो, अभी मैं कुछ दिन मंडे वाला क्लास लाइव बंद रखा, ठीक है, लेकिन आप लोग यूट्यूब लाइव प्रीमियर से भी मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस में दे रहा हूँ, ठीक है। ये बिजनेस लॉ मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, वो बिजनेस लॉ का पार्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक लॉ पढ़ेंगे और कॉमर्शियल लॉ पढ़ेंगे। सर इकोनॉमिक लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं अभी पहले आपको बताऊंगा, ठीक है। सर इकोनॉमिक लॉ में जो काफी मतलब इस पूरा सब्जेक्ट में, स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव का बात कर रहा हूँ, इस पूरा सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक लॉ काफी एरिया आपका कवर करता है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो एक पार्ट 1 बनाया गया है, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एनबीएफसीज, ये सब पढ़ना पड़ता है, जो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आपका ऑन एन एवरेज कंटेंट मतलब कवर करता है। जिसके अंदर आपको अगर डिटेल्स में थोड़ा बताऊं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट 1999 का। मतलब ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना सर, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डिस्कशंस होते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू से जो फॉरेन एक्सचेंज का काम होता है, उसको मैनेज करने का क्या एक्ट है, उसमें क्या बोला है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफडीआई पॉलिसी के बारे में रूल्स जानना है, बहुत वाइटल वाइटल लॉ है, जो आपको डेली लाइफ मतलब डेली बिजनेस एंड इकोनॉमिक एरिया के साथ, जो आप कभी भी कोई न्यूज चैनल ओपन करना, कभी भी कोई न्यूज़पेपर ओपन करना, आपको हर जगह में इकोनॉमिक लॉ रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स को ऑपरेट करने के लिए ही इकोनॉमी को बनाया गया है ना। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे देश में जैसे अभी बजट में, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रहा था, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो फॉरेन कंपनीज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, कभी डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, कभी जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है, कभी ब्रांच ऑफिस बनाते हैं, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, कभी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनका क्या लॉ है ये भी बात करेंगे इसका, ठीक है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया होगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीडियर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीडियर, ये भी एक बहुत ही अच्छा एरिया है सर। एंड और भी साथ में आपको बताऊंगा सर, एनबीएफसी जैसे बैंक के साथ साथ एक और एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में काफी पॉपुलर हुआ है, इवन बैंक से भी पॉपुलर हो गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जहां से आपको लोन वगैरह मिल जाता है ना, डिपॉजिट भी रख सकते हो थोड़ा लंबा टाइम के लिए, ठीक है। सेविंग्स वगैरह जैसा होता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आज पैसा रखते हैं एनबीएफसी में कल उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बट ठीक है सर, एनबीएफसी आजकल बहुत ही पॉपुलर है सर, आप लोग जानते हो, जैसे बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज है, ठीक है। मुथूट फाइनेंस को भी कोई गोल्ड के बदले में देता है, कोई नॉर्मल में देता है, तो फाइनेंस कोई कंज्यूमर फाइनेंस करते हैं, बहुत सारे मैटर है सर एनबीएफसी। इसका क्या ओवरऑल लॉ है, ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है एनबीएफसी का, ये भी इस इकोनॉमिक लॉ में ही पढ़ने वाले हैं सब। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में मैंने आपको टैक्स के क्लास में भी बताता हूँ, हाँ, इनकम टैक्स के अंदर भी हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ता है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में आया, जहां पर देश के अंदर विदेश बना के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये एक्ट आया गया है सर। इसमें कंट्री का फॉरेन रिजर्व बहुत अच्छा बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब एक्ट आपको इकोनॉमिक लॉ के अंदर पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक लॉ का एक दूसरा पार्ट यहाँ पर बनाया है, पार्ट बनाओ नहीं बनाओ फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है जो मैं आज कवर करने के लिए मतलब आपके साथ बात करने वाला हूँ। मतलब ऐसे ये आज नहीं अभी चलेगा कंपटीशन लॉ, ठीक है, 2-3 क्लासेस में लगाएंगे सर। तो कंपटीशन लॉ 25 मार्क्स ऑन एन एवरेज कवर करता है सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट लेकिन हम लोग पूरा जानेंगे सर कंपटीशन लॉ को, जिसको कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर बोला गया है। आप समझ रहे हो ना, कंपटीशन लॉ
2 के अंदर बोला गया है। तो मैं आज आपके साथ पूरा इसी का ओवरव्यू देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स इसका केस लॉस वगैरह में और ध्यान देंगे, लेकिन आज भी एक न्यू केस बताएंगे कंपटीशन लॉ के बेसिस में, अमेजन वर्सेस रिलायंस एंड बिग बाजार का केस। इसमें आपको क्या सुविधा होगा, एक्ट का रियल लाइफ एप्लीकेशन का एक अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर बात करना है सर बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ में भी, जिसमें आपको बिजनेस लॉ के अंदर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एसेंशियल इजी है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, मेट्रोलॉजी एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ का भी कुछ एरिया है, ठीक है, जिसमें आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, रेरा एक्ट भी बताएंगे, ठीक है, और आपको एंटी करप्शन लॉज के ऊपर भी बात करेंगे, बेनामी ट्रांजेक्शन वगैरह, ये फाइनल में भी पढ़ना पड़ता है ये सब चीजें। साथ में आपका बिजनेस लॉ में ये तो हम लोग काफी डिटेल्स में ही करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये ऑलरेडी मंडे वाला क्लास में मैं फिर से चालू करूंगा। ऑलरेडी एक बार मैंने कवर कर दिया किसी किसी का अभी फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल्स में बताएंगे, सेल ऑफ गुड्स को बताते हैं, पार्टनरशिप को, एलएलपी को बताते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बताते हैं। तो इस तरह का डिस्कशन बिजनेस लॉ के अंदर होगा सर, ठीक है। तो ये है बेसिकली ओवरऑल एक डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ का। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ क्या बात करूंगा, इकोनॉमिक लॉ में ही पूरा फोकस करूंगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ अलग से करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? हेलो, आ गया रे समझ में? हाँ सर। ओके, तो जब बात है कंपटीशन एक्ट का, तो कंपटीशन लॉ में ही आज पूरा दिमाग लगाओ सर। तो ये कंपटीशन एक्ट है क्या, ठीक है। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि कंपटीशन एक्ट है सर, बेसिकली कंपटीशन एक्ट और कुछ भी नहीं, हमारे देश में जो बिजनेस चलता है इनके बीच में जो कंपटीशन है इसको कंट्रोल करना है। मतलब मतलब कभी ऐसा ना हो कि मोनोपोली, कोई किसी का मोनोपोली हो जाए, मतलब आपके पास पैसा हो तो आप मार्केट को मैनिपुलेट करोगे, ये बात भी तो अच्छा नहीं है ना। तो इसको देखना है, तो किसको, मतलब किस हिसाब से देखेंगे कि भाई ये मोनोपोली हो जा रहा है, ये मार्केट को फुल्ली कंट्रोल कर ले रहा है, ठीक है, स्पेशली इन प्राइवेट बिजनेस प्लेयर्स के अंदर। गवर्नमेंट के बिजनेस में तो मोनोपोली है, गवर्नमेंट जो करता है उसका तो मोनोपोली है, तभी तो वो गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट जैसे मानो इंडियन रेल को चलाते हैं, है ना, इंडियन रेल में तो मोनोपोली है ना सर। इंडियन रेल का कोई सब्सटीट्यूट है क्या? इंडियन रेल में कोई सब्सटीट्यूट है क्या? अरे भारत में कोई ना दूसरा सर। कंपनी है जो इंडियन रेल को compete करे? कोई नहीं है। इंडियन रेल का जो सबसे बड़ा 100% जो इंडियन रेल को ऑपरेट करने का, मैनेज करने का काम करते हैं, आईआरसीटीसी। हाँ, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इसका जब शेयर आया था मार्केट में, आईपीओ भी आया था, आप लोगों को पता होगा जो लोग शेयर मार्केट से काफी दिनों से कनेक्टेड हो, ठीक है, 100-150 के आसपास में आया था। उसके बाद धीरे धीरे ये शेयर आपको देख सकते हो सर 850-900 के आसपास, 1000 भी क्रॉस कर लिया था बीच में एक बार, ठीक है। तो ये आईआरसीटीसी है, ये इंडियन रेलवे का एकदम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में ही चलता है, ठीक है। तो ये तो मोनोपोली है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरह का बिजनेस के ऊपर बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस किस में रहेगा? हमारा फोकस मेनली रहेगा जो प्राइवेट प्लेयर्स में हैं, जो प्राइवेट लेवल में बिजनेस करते हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट ना कर ले, ठीक है। ऐसे और भी कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन एक्ट बहुत डिटेल्स में है, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि क्या है कंपटीशन एक्ट। तो ये एक ओवरव्यू नोट्स है जहां पर आपको कंपटीशन एक्ट का एक ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है। ये शेयर करूंगा आपको मैं, शॉर्ट नोट्स है बेसिकली, ठीक है। डिटेल्स मतलब कंपटीशन एक्ट का डिटेल्स भी बताऊंगा आपको, मैं डिटेल्स पूरा मटेरियल भी शेयर करूंगा जिसमें कंपटीशन एक्ट का डिटेल्स आपको मिलेगा, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट के कोई भी मतलब मैथ से भी देख सकते हो, काफी बड़ा है एक्ट, ठीक है, काफी डिटेल्स में है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा समरी वाइज आपको बता रहा हूँ आज कि कंपटीशन एक्ट क्या है, किस तरह से इस एक्ट को बनाया गया है, कौन बनाया था, ठीक है, और इसके बनाने के पीछे का रीजन क्या है, ये सब आज आपको पहले बताना जरूरी है। और साथ में मैं कुछ देर बाद वेट एंड वॉच, मैं आपको रिलायंस बिग बाजार का कहानी भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सर कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 enacted by the पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, किसने लाया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लाया, ये तो कॉमन सेंस है। एंड गवर्न्स इंडियन कंपटीशन लॉ, क्या गवर्न करता है सर? इंडियन कंपटीशन लॉ को गवर्न करता है। इट रिप्लेस द आर्काइक ऑफ मोनोपोलीज, ऐसा ये किसके बदले में आया जानते हो? एक्चुअली ये कंपटीशन लॉ या कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले हमारे देश में सिमिलर एक लॉ हुआ करता था, थोड़ा सा पुराने टाइप का, थोड़ा सा ओल्ड फैशन, नाम था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। समझ में आ रहा है सर? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969।
इसको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट को लाया गया अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। ठीक है, कंपटीशन कमीशन, इसके बारे में मैं फाउंडेशन लेवल में बहुत बार बात करता हूँ। फाउंडेशन में स्पेशली सीएस एंट्रेंस या फाउंडेशन, सीए फाउंडेशंस में बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का एक पेपर होता है, उसके अंदर ना सेबी, आरबीआई, सीसीआई, इनके बारे में बहुत डिटेल्स में बात करना पड़ता है। तो आज आपको देखो, जब लॉ बताऊंगा तो कंपटीशन कमीशन के बारे में तो बात कर ही लेंगे ना। अगर किसी ने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आज अभी जान लोगे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत के अंदर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन को देखता है। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, कंपटीशन के बारे में क्यों बात कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो अमेजन और बिग बाजार के बीच में जो हुआ है, आप लोगों को ये तो नॉलेज होगा कि अमेजन बिग बाजार को खरीद, मतलब बेसिकली रिलायंस बिग बाजार को खरीद लिया है, ये तो जानते होंगे सर आप लोग। हेलो, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बिग बाजार रिलायंस के पास अपना बिजनेस को सेल कर दिया है। ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का डील है, जानते हो ना सर। हेलो, ये खबर है या नहीं, है ना। बिग बाजार अपने आप को रिलायंस के पास सेल किया है 25,000 करोड़ में। इसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि जो बिग बाजार है ना सर, इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा लोन हो गया था और ये अपने आप को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था इसको। और रिलायंस ने भी देखा कि इतना बड़ा ब्रांड है, इसका इतना सारा ब्रांचेस है, तो उसने डील को पक्का किया और ऑलमोस्ट 25,000 30,000 का कुछ ऑलमोस्ट अप्रॉक्स एरिया है जिसमें रिलायंस ने बिग बाजार को परचेस किया। लेकिन बीच में टपक गया अमेजन। बीच में टपक गया कौन सर, अमेजन। जब पहले ये इनका डील पक्का हो गया, ठीक है, डील हो गया था, उसके बाद अमेजन को लगा कि बिग बाजार ने ये काम सही नहीं किया। क्यों, इसलिए अमेजन को लगा कि ये सही नहीं हुआ बिकॉज अमेजन का बिग बाजार में इन्वेस्टमेंट है। अमेजन का बिग बाजार में इन्वेस्टमेंट है, आप समझ रहे हो ना बात को। अमेजन का बिग बाजार के फ्यूचर फ्यूचर ग्रुप है ना, बिग बाजार किस ग्रुप के अंदर आता है। हाँ सर, बिग बाजार किस ग्रुप के अंदर आता है, फ्यूचर ग्रुप। बिग बाजार का जो कंपनी है ना, जिस जिस ब्रांड नेम में इसका पूरा बिजनेस चलता है, उसका नाम है फ्यूचर ग्रुप, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर ग्रुप का शेयर भी है मार्केट में, फ्यूचर रिटेल शेयर। ठीक है, ये देखो सर, एक जमाने में फ्यूचर रिटेल का शेयर कम से कम 500 700 के 700 800 के आसपास भी चल रहा था, 600, हाँ ऑलमोस्ट 600 प्लस में चल रहा था। अभी वो शेयर 49 50 में चल रहा है बिकॉज ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि इसका बिजनेस में बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है, तो क्यों ये तो अभी डाउन में चलेगा। तो क्या सर अभी खरीद लेना चाहिए, सर तभी खरीद लेना चाहिए जब फ्यूचर रिलायंस का डील पक्का खबर हो जाए, ठीक है, तो खरीद लेना चाहिए। लेकिन जब तक ये खबर पक्का नहीं होता तब तक खरीदने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये पूरा केस कोर्ट में है, ये पूरा केस आर्बिट्रेशन के पास है। ये आर्बिट्रेशन भी एक एक्ट है जो आप लोगों को मैं जनरल लॉ के अंदर बताता हूँ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, है ना। तो आज ये बात भी कनेक्टेड करेगा आपको जनरल लॉ में, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का भी एक कॉन्सेप्ट इसमें मैं थोड़ा बहुत बात फिर से कर लूंगा, ये अमेजन फ्यूचर रिटेल के जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक्चुअली आप लोग एक चीज अगर ख्याल करोगे, आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये जो अमेजन बिग बाजार और रिलायंस के बीच में जो हो रहा है, ये एक तरह का कंपटीशन ही तो हो रहा है सर। अमेजन का मानना है कि मेरा बिग बाजार में कूपन है जिसका स्टेक ऑलमोस्ट 1.5%, 2% या 3%, डिपेंड करते हैं, उनका अंदर का बात है। कोई बोल रहा है 3%, कोई बोल रहा है 5%, ठीक है, मैं आपको डिटेल्स केस ऐसे बताऊंगा थोड़ा सा। तो अमेजन का कहना है, और बिग बाजार को भी पता है कि ऑब्वियसली इतना बड़ा कंपनी फॉल्स क्लेम तो नहीं करेगा, है ना, इतना बड़ा कंपनी फॉल्स क्लेम तो नहीं करेगा। बिग बाजार, अमेजन का मानना है कि बिग बाजार को बोलना चाहिए था सेल करने से पहले, तो अमेजन खरीद लेता। लेकिन बिग बाजार ने बिना अमेजन को पूछे हुए रिलायंस को बेच दिया। आप लोग बात समझ पा रहे हो सर, कंपटीशन क्यों आ रहा है इसमें। हेलो, बताओ ना सर, समझ में बात आ रहा है। ज्योति, नंदिनी, समझ में आ रहा है ना कि कंपटीशन किस रिलेटेड में है। रोशनी, हाँ सर। ठीक है, यस तो सर। ये मेनली इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है ना, ये बोल रहे हैं मुझे दे दो, वो बोल रहे हैं मुझे दे दो, चल क्या रहा है। तो इसीलिए ये एक्ट, ये कंपटीशन एक्ट क्यों जानना है, ऐसा तो ये एक कहानी नहीं है, ऐसा और भी बहुत सारा कहानी आपको जानने को मिलेगा। ये तो बस एक केस है जो रिसेंट ट्रेंड में मार्केट में काफी पॉपुलर है, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार बता देते हैं। तो एक काम करते हैं सर,
पूरा लॉ को पढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बार अमेजन, बिग बाजार, रिलायंस के बीच में क्या हुआ है वो देख लेते हैं। क्या होगा, लॉ पढ़ने से पहले अगर आप लॉ का एप्लीकेशन एरिया एक बार देख लेते हो ना, तो आपको ये सुविधा हो जाएगा कि ये लॉ पढ़ के आपको क्या होगा। ठीक है, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोग जब कंपनी में बिजनेस को मैनेज करने के लिए जाओगे, या फिर जब आप कंपनी में सेक्रेटरी बनोगे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, या कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, तो आप लोगों के पास ना ये सब चैलेंज आएगा। ठीक है, आप लोगों के सामने ये सब चैलेंज आएगा कि सिचुएशंस को कैसे टैकल करें, बिकॉज आप लोग कोई आम आदमी तो नहीं बनोगे कि मैनेजरियल पर्सनल बनोगे। तो केएमपीस के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होते हैं सर, कि वो कंपनी को ये सब टफ सिचुएशन से निकाले। ठीक है, तो लेकिन सिचुएशंस का टफनेस कैसे बढ़ जाता है वो पहले देखो। Amazon's प्रॉब्लम विद फ्यूचर ग्रुप एक्विजिशंस। Amazon का प्रॉब्लम क्या हो गया फ्यूचर ग्रुप एक्विजिशंस के ऊपर? Amazon का प्रॉब्लम है कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को लिया। ठीक है, रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को लिया, मतलब बिग बाजार को लिया, इसमें Amazon को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। सर ये प्रॉब्लम का शुरुआत हुआ था, स्टोरीज क्या है इसका, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था 2020 में। ठीक है, 29 अगस्त, रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस दैट it had acquired future group retail business across the apparel, lifestyle, grocery and paying up close to 25,000 crore। मैं आपको बोल रहा था ना अभी। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है, ये जो 25,000 करोड़ का मतलब क्या है, which meant all the retail brands, जो भी रिटेल ब्रांड्स के बारे में आपको नॉलेज है ना, जैसे कि बिग बाजार, नीलगिरीज, ये सब बिग बाजार का ही ब्रांड है, फ्यूचर ग्रुप का ही ब्रांड है। एफबीबी, फैशन एट द रेट बिग बाजार, इजी डे, सेंट्रल एंड ब्रांड फैक्ट्री। क्या सर ये सब आप लोगों के लिए जाना पहचाना सा लगा कि नहीं लगा? दीज आर दी नोन नेम्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो, बताओ सर, ये सब नाम, ये सब जो ब्रांड नेम है, फ्यूचर ग्रुप का ही ब्रांड नेम है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? अरे जरूर जानते Yes, होंगे, है ना? दीज आर वेरी नोन नेम्स सर, मतलब सभी को, स्पेशली यूथ तो बहुत अच्छे से जानेगा। लेकिन ये सब ब्रांड नेम भी क्या हो जाएगा, रिलायंस का हो जाएगा, सिंपल बात है। या फिर डील तो हो चुका है, लेकिन अभी बीच में आ गया है अमेजन। तो ये वेर सपोज टू बी एंटर रिलायंस टेबल, ये सब रिलायंस के टेबल में आ जाएगा। With this deal, Reliance intended to strengthen its position in the country's retail industry. इस डील के सहारे रिलायंस क्या करना चाहता है, रिलायंस कंपटीशन में और आगे आना चाहता है। वो चाहता है कि वो इंडिया में लीड करे। ठीक है, इट एनेबल द एंटरप्राइज टू कंट्रोल नियरली अ थर्ड ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय रिटेल स्टोर्स इन इंडिया। ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब एटलीस्ट 1/3 रेवेन्यू रिटेल स्टोर का रिलायंस एक्वायर करना चाहता है। बिग बाजार को अगर मिल गया तो, और बिग बाजार को क्यों बेचना पड़ा सर, कॉमन सेंस है, इसके ऊपर भी मेरा एक केस स्टडीज बना हुआ है, आप लोगों में शेयर करूंगा कि आखिर बिग बाजार को बंद क्यों करना पड़ा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं शेयर मार्केट क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, आप में से शायद रोशनी में भी किया होगा, बिग बाजार बंद होने की कहानी को सुना होगा, मुझे जितना याद आ रहा है लाइव में। तो पॉइंट ये है सर कि बिग बाजार क्यों बंद हुआ, इसका कॉमन सेंस इतना लगा लो कि मार्केट में डेब्ट बहुत हो गया था। ठीक है, इतना ज्यादा लोन हो गया था कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मतलब ऑपरेटिंग करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए बिग बाजार या फ्यूचर ग्रुप को बेचना पड़ा। लेकिन फ्यूचर ग्रुप ने इसको किसको बेच दिया, बिग बाजार को बेच दिया, सॉरी रिलायंस को बेच दिया, फ्यूचर ग्रुप इसको रिलायंस को बेच दिया। However, as soon as the deal come to light, Amazon decide to intervene। जैसे ये डील को लाइट मिलना चालू हो गया था, अमेजन बीच में टपक पड़ा कंपटीशन के लिए। ठीक है, लेकिन इनका भी अपना पॉइंट है, ऐसे ही नहीं आ गया। ठीक है, ऐसे ही नहीं आ गया अमेजन, उसके पास कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा कंपटीशन का, तभी तो वो बोल रहा है कि भाई मैं इस मैटर पे इंटरवेन करूंगा। ऐसे ही कोई थोड़ी ना बोल देगा कि मुझे इंटरवेन करना है, मुझे इंटरवेन करना है, हाँ, और करने से कोई थोड़ी ना सुन लेगा। अमेजन के पास प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर कॉज है उसके पास, तभी वो इस डील के बीच में आ गया। वो नहीं चाहता है कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में डील हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। आप लोग जानते हो बिग बाजार और अमेजन का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, यस और नो? बिग बाजार अमेजन का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम है। अमेजन ऑनलाइन में करता है,
बिग बाजार ऑफलाइन में करता है। हाँ सर, क्या रे? Yes, sir. अमेजन ऑनलाइन में करता है और बिग बाजार ऑफलाइन में करता है, यही फर्क है। आज थोड़ा स्लो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मेरा सिस्टम आज बहुत स्लो है। मैं कल से ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ इसको, बट अभी भी हुआ नहीं है बिकॉज थोड़ा अपडेट के कारण। आई होप क्या 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ये बिग बाजार है। बिग बाजार का ये भी आजकल ऑनलाइन में आ गया है, बट इसका मेन जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया बिग बाजार का बहुत सारा स्टोर है सर, बहुत सारा स्टोर है। तो अगर बिग बाजार अभी खराब सिचुएशंस में है, बिग बाजार का ओनर किशोर बियानी, ठीक है, किशोर बियानी आज अगर एक बैड सिचुएशंस में है, वो उससे निकलना चाहता है, तो अमेजन अपने ही कंपटीटर को खरीद लेगा, तो ये अमेजन के लिए अच्छा रहेगा। क्या बोलते हो? अगर बिग बाजार को अमेजन परचेस कर लेता है तो ये अमेजन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बिग बाजार का जो मतलब ऑफलाइन स्टोर है वो सारा का सारा अमेजन का हो जाएगा, है ना। 2001 Big Bazaar is one of the oldest and largest hypermarket chain in India. 300 plus stores in 120 cities and towns across the country. पूरा भारत में इनका 300 से ज्यादा स्टोर है 120 शहरों में, 120 शहरों में, 120 cities and towns across the country. तो अगर इतने शहरों में अमेजन का ऑफलाइन चेन भी बन जाए तो और क्या चाहिए, ब्रांड बिग बाजार ही रख देता, उसमें क्या है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा होता ना खेल, ये एक बहुत बड़ा खेल होता अमेजन के लिए। लेकिन अमेजन को ये चांस नहीं मिला, बिकॉज ये चांस कौन मार लिया, ये चांस मार लिया रिलायंस ने, ठीक है, ये चांस मार लिया रिलायंस ने। बेसिकली बिग बाजार अपने इंडियन काउंटर पार्ट को ही, मतलब इंडियन मतलब बिजनेसमैन को ही ये ट्रांसफर करना चाहा, अमेजन के ओनर को ट्रांसफर करने में उसको इंटरेस्ट नहीं लगा। लेकिन ये जो अमेजन का जो किशोर बियानी है, ठीक है, सॉरी बिग बाजार का जो किशोर बियानी है, किशोर बियानी ये बिग बाजार के हैं, ठीक है। रिलायंस के कौन है, मुकेश अंबानी। रिलायंस के कौन है सर, मुकेश अंबानी। और अमेजन का कौन है, अमेजन का ओनर कौन है सर, Jeff Bezos. जेफ बेजोस, ठीक है सर। तो बेसिकली लड़ाई किनके बीच में हो रहा है, 3 बिजनेस टाइकून के बीच में। ये कंपटीशन है 3 बिजनेस टाइकून के बीच में, एक एशियाज टाइकून, एक वर्ल्ड टाइकून, ठीक है, और एक इंडियन टाइकून, है ना। एक एशियन, एक इंडियन और एक वर्ल्ड, ठीक है। तो अमेजन तो वर्ल्ड टाइकून है, सबको पता है। रिलायंस एशिया का टाइकून है, वो भी सबको पता है। और बिग बाजार किशोर बियानी इंडियन बिजनेस टाइकून है, उनको उसे भी सबको जानते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा वीक हो गया वो है किशोर बियानी। किशोर बियानी रिलायंस को बेचने के लिए सोच लिया। लेकिन अमेजन का कहना है, अब अमेजन क्यों इस कंपटीशन में आ गया, देखो, क्योंकि अमेजन के साथ बिग बाजार का एक पुराना डील था, 49% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स। फ्यूचर कूपन में अमेजन का 49% स्टेक है, जिसका वैल्यूएशन हो जाता है ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ का। आप समझ सकते हो, ऑलमोस्ट 1,500 से 2,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाता है 2019 में, ये डील हुआ था। मतलब रिलायंस का, सॉरी बिग बाजार का जितना कूपन वगैरह होता है ना, डिस्काउंट कूपन, ये कूपन वो कूपन, ये अमेजन का है। इसमें अमेजन का स्टेक है सर, शेयर है उसका। इसमें रिलायंस का कोई कनेक्शन नहीं था, बिग बाजार के साथ रिलायंस का कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन बिग बाजार के साथ अमेजन का कनेक्शन था फ्यूचर कूपन्स के थ्रू से। 49% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स, जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ के आसपास, वो फ्यूचर रिटेल का पार्ट को एक्वायर करता है। इसका मतलब है कि अमेजन का फ्यूचर रिटेल में शेयर होल्डिंग है। क्या बोलते हो, इसका मतलब ये होता है कि नहीं होता कि अमेजन का फ्यूचर रिटेल में शेयर होल्डिंग है? थोड़ा सा ही है, लेकिन है तो सही। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 49% स्टेक फ्यूचर ग्रुप में नहीं है, ये फ्यूचर कूपन्स में है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, दिस इज नॉट 49% स्टेक इन फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप में होता तो तब तो बिग बाजार सेल ही नहीं कर पाता। 49% स्टेक अगर फ्यूचर ग्रुप में होता तो ये वोटिंग शेयर मिलता ही नहीं उनको सेल करने का। ये सिर्फ कूपन में है, जिसका वैल्यूएशन 1,500 करोड़ का है। हाँ, हो सकता है नेग्लिजिबल, 25,000 करोड़ के डील में 1,500 करोड़ काफी नेग्लिजिबल लग सकता है, बट फिर भी अगर इतना भी है और वो भी अमेजन जैसी कंपनी का है, कुछ तो रीजन आएगा।
इन टर्न ओन्स पार्ट ऑफ, हाँ बोलो सा। कूपन और ग्रुप का डिफरेंस। अरे कूपन मतलब आप लोगों को मैं बोला ना, जैसे मानो आप लोग ये जैसे जोमेटो में कूपन नहीं मिलता आप लोगों को, हाँ बिग हाँ। बाजार, बिग बाजार में कोई चीज परचेस करते हो आप लोगों को कूपन नहीं मिलता, जैसे ये कूपन लाना, वो कूपन से आप आगे परचेस कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट परचेस में आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, उतना डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यस सर। वो कूपन के बारे में बात चल रहा है सर। तो वो ओह ओके। कूपन जो वो जो कूपन इशू किया जाता है, वो कूपन में इन्वेस्ट करना पड़ता है ना सर, ऐसे ही थोड़ी कूपन हो जाता है। ऐसे कितना सारा कूपन है, देखो ना एक मार्केट में कितना सारा ऑनलाइन कंपनीज भी हैं जिनके पास ऑनलाइन में कूपन होता है, ये देखो ग्रैब ऑन बोल के एक है, इसके पास कूपन का पूरा होता है, 200% कैशबैक, 60% ऑफ, फ्री ऑफर, 50% ऑफ, ठीक है। तो ये कूपन जो इशू किया जा रहा है, कोई ना कोई कंपनी तो, या मतलब जैसे अगर बिग बाजार खुद नहीं कर रहा है तो अमेजन बोल रहे ठीक है भाई कूपन मैं इशू करता हूँ, आप सेल बूस्ट करो, जितना आपका सेल बूस्ट होगा उसमें मेरा भी परसेंटेज रहेगा। कूपन इशू करने में सेल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, क्या बोलते बढ़ते हो? हैं। बढ़ते हैं। तो अगर कूपन इशू करके सेल बढ़ता है तो उस सेल बूस्टिंग के ऊपर बेस करके अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें भी कंपनी को मिल जाता है। तो इसमें बिग बाजार में कूपन इशू करके अगर बिग बाजार का सेल बढ़ता है तो उसमें अमेजन को फायदा है, अमेजन भी अपना पार्ट लेगा। ये कूपन फ्यूचर ग्रुप मतलब फ्यूचर कंपनी मतलब पूरा रिलायंस ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर ग्रुप मतलब फ्यूचर रिटेल का बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ग्रुप मतलब पूरा फ्यूचर रिटेल मतलब पूरा कंपनी का बात चल रहा है। अगर उसमें अमेजन का 49% स्टेक होता तब तो ये सिचुएशन होता ही नहीं, तब तो बिग बाजार कभी भी अमेजन को सेल नहीं कर पाता, सॉरी रिलायंस को, तब बिग बाजार कभी भी रिलायंस को नहीं सेल कर पाता। 49% स्टेक अगर फ्यूचर रिटेल में ही अमेजन का हो जाता तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तब तो बहुत सारा वोटिंग परसेंटेज इनके पास हो जाता। जनरल मीटिंग में वोट होता है ना सर, तब तो वोटिंग परसेंटेज में होता ही नहीं, मुश्किल में आ जाता। सर तो फिर जब ये फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस को कंपनी सेल कर दिया तो amazon को तो सेल बूस्ट करने से वो था ना। लेकिन सेल बूस्ट करने से था या जो भी था, लेकिन बिग बाजार ने अमेजन को पूछा ही नहीं। बेसिकली हाँ क्लियर बस है। बेसिकली आप बात को समझो, अमेजन चाह रहा था कि अमेजन ही परचेस करे बिग बाजार को, यही है ना। अमेजन क्या यस सर। चाहेगा, अमेजन यही चाह रहा था कि मैं ही परचेस करूं, और क्योंकि मेरा ऑलरेडी आपके बिजनेस में स्टेक है तो आप मुझे क्यों नहीं दोगे, और आप मुझे फॉरेन कंपनी क्यों ट्रीट कर रहे हो, मैं तो इंडिया का ही कंपनी हूँ। हाँ, ऐसे एडवर्टाइजमेंट कैसे आता है अमेजन का, हाँ कैसे आता है एडवर्टाइजमेंट अमेजन का, हाँ ऐसे ही बोलते हैं ना सर, अपनी दुकान अमेजन अपनी दुकान, हाँ ऐसे ही तो बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो आप इसको फॉरेन ट्रेड कर रहे हो बिकॉज अभी इंडिया अपने पैरों में खड़ा हो गया है ना, तो काफी, तो अभी इंडिया चाहता है अगला 25-30 साल में फॉरेन ब्रांड यहाँ से हट जाए, ठीक है, यही इंडिया का इंटेंशन है, और जेन्युइन इंटेंशन है, मैं भी इसको बहुत अच्छा समझ मतलब मानता हूँ। जैसे पतंजलि ग्रुप, पतंजलि, मैं मुझे तो मेरा मानना है कि इंडिया में पतंजलि का ही ब्रांड पूरा एकदम भर जाना, पतंजलि जैसा और भी आना चाहिए, पतंजलि का लोग प्रोडक्ट यूज करे, अदानी का करे, रिलायंस का करे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड यूज करना बंद कर देना चाहिए, नेस्ले का ब्रांड यूज करना बंद कर देना चाहिए। सर क्यों? सर ये लोग फॉरेन में प्रॉफिट जाते हैं इनका, ठीक है, जितना इंडियन कंपनी का ब्रांड इंडिया में भर जाएगा, ठीक है, फॉरेन ब्रांड इंडिया में आके बिजनेस ही नहीं कर पाएगा, अच्छा है ना, कंपटीशन। चाइना में जैसे चाइनीज कंपनी ज्यादा चलेगा, इंडिया में इंडिया कंपनी चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट तो वो लोग अपने देश में लेके जाते हैं। अगर इंडियन कंपनी जैसे पेप्सी कोक चिप्स खाना बंद कर देना चाहिए। सर क्या बात करते हो सर, हाँ, पेप्सी कोक चिप्स ना खा के दूसरा कंपनी का खाओ जो इंडियन कंपनी है। आप लोग मेरा बात समझ रहे हो? इससे क्या होगा, प्रॉफिट भी इंडिया में ही रहेगा, प्रॉफिट इंडिया में रहेगा, प्रॉफिट बाहर नहीं जाएगा। क्या आप लोगों के दिमाग में घुस रहा है बात कुछ?
यस सर। लेकिन वो दैट्स a डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन जब तक कोई कंपनी इंडिया में है, वो तो इंडियन कंपनी के रजिस्ट्रेशन में ही काम कर रहे हैं, तो ये अलग बात, ठीक है। क्योंकि अभी एफडीआई, अभी इंडिया इतना भी मतलब इतना भी इंडिया डेवलप नहीं हो गया कि वो फॉरेन ब्रांड को अभी बोल देगा भाई अभी चले जाओ, ऐसा सिचुएशन भी नहीं आया। वो आने में भी और 25-30 साल समय लगेगा, ठीक है। कि जब फॉरेन ब्रांड ऑटोमेटिकली, जैसे आप लोगों ने देखा ना फोर्ड मोटर कैसे इंडिया छोड़ के चला गया, है ना। फोर्ड मोटर कैसे इंडिया छोड़ के चला गया, ऐसे और भी फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो समय आ जाएगा सबका, एक ना एक दिन समय आएगा सबको इंडिया छोड़ के जाना होगा। और वो दिन क्या क्या होगा, जब इंडियन ब्रांड दुनिया भर में मिलेगा। आप समझ रहे हो सर, इंडियन ब्रांड दुनिया भर में मिलेगा, जहां देखो इंडियन ब्रांड, जहां देखो इंडियन ब्रांड। जस्ट वेट एंड वॉच 25 to 30 years। करेंट गवर्नमेंट जिस तरह का प्लान बना रहा है, अगर ये लोग इस प्लान में सीरियसली टिक पाए, मतलब उसको अप्लाई कर पाए रियलिटी में, मैं आपको गारंटी देता हूं 25-30 years बाद इंडिया ग्लोबल पावर में से बहुत ही सुप्रीम पावर बन जाएगा, बहुत सुप्रीम पावर बन जाएगा। इंडिया को इग्नोर करना मतलब खतरा, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और ये चाइना पाकिस्तान जैसा कंट्री भी ना 10 बार सोचेगा, पाकिस्तान तो छोड़ ही दो, चाइना भी 10 बार सोचेगा। लेकिन हाँ, चाइना एक बहुत बड़ा कंपटीशन देगा हम लोगों को, इस पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये यूरोपियन नेशंस, यूएसए, ये लोग तो सर 10 बार सोचेगा, ठीक है। रशिया थोड़ा है, बट रशिया के साथ हमारा दुश्मनी नहीं है ठीक है। लेकिन अभी फ्यूचर किधर जाएगा वी डोंट नो, ठीक है। ध्यान दो सर, कंपटीशन कमीशन में ध्यान दो, अभी इधर उधर नहीं जाना है। तो अभी क्या है कि रिलायंस ने क्या, बिग बाजार ने क्या किया, रिलायंस को दे दिया। अमेजन को बहुत मुश्किल हो गया सर, सिंपल बात है, झाल लग गया उसको, ठीक है। क्योंकि अमेजन एक्वायर्ड द टीनी स्टेक इन फ्यूचर ग्रुप। तो अमेजन क्लेम्स दैट फ्यूचर ग्रुप हैज वायलेटेड अ नॉन कम्पीट क्लॉज। क्या वायलेट कर दिया सर, नॉन कॉम्पीट क्लॉज, मतलब कंपटीशन करने ही नहीं दिया। अमेजन को भी चांस देना चाहिए था। एंड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल पैक्ट इन द एग्रीमेंट दैट बैरिड फ्यूचर ग्रुप फ्रॉम सेलिंग इट्स बिजनेस टू राइवल्स। ये उनके बीच में एक डील था, और उस डील के बेसिस में फ्यूचर ग्रुप रिलायंस को सेल नहीं कर सकता, ऐसा अमेजन का मानना है, इंक्लूडिंग रिलायंस। अब रिलायंस को, रिलायंस क्योंकि कौन है, रिलायंस कॉम्पिटिटर है। अमेजन और बिग बाजार तो एक ही था, क्योंकि बिग बाजार में तो अमेजन का स्टेक है। आप लोग बात समझ रहे हो ना, बिग बाजार में तो अमेजन का स्टेक है, शेयर है। तो फिर यहाँ पर तो बिग बाजार और अमेजन एक ही साइड में था। लेकिन क्यों बिग बाजार, जिसको हम लोग बोलते हैं ना घोड़ा डेंगी घास खावा, बंगाली में हम लोग बड़ा ही फेमसली एक फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हॉर्स को क्रॉस करके, मतलब इसको बंगाली में ऐसे बोलते हैं, मैं इसको इंग्लिश में नहीं बोल सकता, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं, घोड़ा डेंगी घास खावा। घास मतलब ग्रास, ठीक है। मतलब आप जैसे घोड़े जो होते हैं वो घास खाने में, मतलब ग्रास को खाने में सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो आप उसको क्रॉस करके कैसे खा सकते हो, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि आपको अमेजन को सेल कर देना चाहिए था, आप रिलायंस को कैसे सेल कर दिया। ये किसका मानना है, ये अमेजन का मानना है। इट डिसाइडेड टू टेक द मैटर टू सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर। तो ये आर्बिट्रेशन क्या होता है, वहां पर बेसिकली ये आर्बिट्रेशन का बंगाली या हिंदी उसको बोलते हैं, तो बेसिकली सोल्यूशन जहां होता है, यहाँ बंगाली में इसको बोलते हैं सालिसी। सालिसी समझते हो, तो प्योर बंगाली सालिसी इन द सेंस कि सोल्यूशन करेगा, ठीक है। कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, आर्बिट्रेशन काउंसिल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सिंगापुर में इसलिए किया बिकॉज सिंगापुर इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मैटर को देखता है। तो क्योंकि अमेजन एक इंटरनेशनल ब्रांड भी है, तो दोनों मिलजुल के सिंगापुर आर्बिट्रेशन में गया था डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। लेकिन क्या आप लोगों को पता है सिंगापुर ने क्या बताया, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने क्या बताया, किसके फेवर में बोला जानते हो। हाँ सर, सर ये अमेजन के फेवर में बात किया। Since constituting a panel takes too long, Amazon requested an emergency arbitrator to hear them out. The arbitrator ruled in favor of Amazon and put an interim stay on the future Reliance deal. तो सिंगापुर आर्बिट्रेटर ने क्या किया, ये पूरा खेल को बदल दिया, मतलब किसके लिए, बिग बाजार रिलायंस के लिए। उन्होंने अमेजन के फेवर में बात किया और बोला कि ये डील जो है, जो बिग बाजार और रिलायंस के बीच में हो रहा है, इसको होल्ड कर दो।
A proper panel was constituted to finally decide the matter, और उसके बाद एक प्रॉपर पैनल बिठा के मैटर को डिसाइड होगा, ठीक है। ये कौन कहा? ये सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने कहा। सर यहां तक बात क्लियर है? हेलो बोलो सर, यहां तक स्टोरी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। बट हियर इज द थिंग, अब क्या है, सच अवार्ड्स, ये जो सिंगापुर ने जो अवार्ड दिया, आर्बिट्रेशन जो अवार्ड दिया, ठीक है, अवार्ड मतलब अगर आपको कुछ डिसीजन मिला है तो ये अवार्ड जो है, इसको अवार्ड बोलते हैं लॉ में, जनरल लॉ में बताते हैं सारे अवार्ड के बारे में। सच अवार्ड्स आर नॉट वैलिड एज इज एंड Amazon will have to get it enforced through Indian court। ये जो अवार्ड है ये वैलिड नहीं है बिकॉज Amazon को इसका वैलिडिटी इंडियन कोर्ट से भी लेना है, लेकिन इंडियन कोर्ट किसी भी तरह का इंटरिम अवार्ड में बिलीव नहीं करता। इंडियन कोर्ट में किसी भी तरह का इंटरिम अवार्ड, जैसे कि सिंगापुर ने बोला ना कि अभी होल्ड करो, कोई फाइनल अवार्ड तो ये है नहीं, ठीक है। तो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज सच इंटरिम अवार्ड्स। इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट किसी भी तरह का इंटरिम अवार्ड पे बिलीव नहीं करता, बट ओनली फाइनल अवार्ड्स में बिलीव करता है। सो जब तक ये केस इंडियन कोर्ट में नहीं होता, ठीक है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है, ठीक है, जब तक इंडियन कोर्ट में डिसीजन नहीं होता तब तक Amazon इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता। इस मैटर को देखते हुए लॉ का ये जो प्रॉब्लम है, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के साथ इंडियन लॉ का जो फर्क हो रहा है, रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप ऑन द अदर हैंड हैव डिसाइडेड टू सिंपली इग्नोर द सिंगापुर रूलिंग। ये लोगों ने सिंगापुर रूलिंग को इग्नोर कर दिया। कौन? रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप, मतलब रिलायंस एंड बिग बाजार, and proceed with the deal because they believe that this ruling will not be recognized in Indian court। ये इंडियन कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाएगा जो सिंगापुर ने बताया। सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने जो बताया वो इंडियन कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाएगा, तो हम इग्नोर करते हैं और अपने डील पे चलते हैं। किसने सोचा? Amazon, बिग बाजार और रिलायंस ने सोचा। लेकिन Amazon has commented that if this ruling is not honored, अगर ये रूलिंग Amazon के फेवर में नहीं जाता, बिकॉज Amazon का ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट था कूपन में, ठीक है, क्योंकि Amazon ही रिलायंस बिग बाजार का पार्ट था, देन इट विल हर्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स। ये कि कौन धमका रहा है सर? Amazon धमका रहा है किसको? इंडियन पैनल को, ठीक है, कि अगर ऐसा करते हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर Amazon जैसे कंपनीज के साथ आप ऐसे करते हो तो फिर फॉरेन और भी बाकी इन्वेस्टर्स को भी हार्ड फील होगा कि आप लोग इंडियन बीच में क्या कर रहे हो, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा तो इंडिया में मनी सप्लाई फॉरेन से जो आता है ना वो बंद हो जाएगा, और ऐसे बंद होने में इंडियन स्टॉक मार्केट में भी उसका इफेक्ट आएगा, इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा बिगर इंपैक्ट पड़ जाएगा। ये कौन धमका रहा है सर? ये चेतावनी दे रहा है Amazon, ठीक है। बट द डील विद रिलायंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ग्रुप, लेकिन ये जो डील है ये फ्यूचर ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, because it said that if deal is final, if the deal is final, future it will go into liquidation, है ना। it said that if the deal fails, if deal fails, अगर डील नहीं होता है, फाइनल नहीं, सॉरी, अगर डील फेल हो जाता है तो फिर फ्यूचर डिटेल को लिक्विडेट करना होगा। लिक्विडेट करना मतलब कंपनी बंद करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना। और अगर कंपनी बंद होता है एज ए रिजल्ट, बिग बाजार में सर 29,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, बिग बाजार में 29,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनका जॉब जाएगा, सबसे बड़ा खतरा। इट रिमेन्स टू बी सीन, मतलब सेंसिटिव हो जाता है यहीं पर जाके। इस केस का सबसे बड़ा सेंसिटिविटी क्या है कि 29,000 एम्प्लॉइज का फ्यूचर। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ इंडियन कोर्ट्स, इवन आप लोगों को खबर होगा बिग बाजार के एम्प्लॉइज ने मतलब एक दो बार सर अलग अलग शहरों में अगेंस्ट Amazon के अगेंस्ट में झंडा भी लेके एकदम प्रोटेस्ट मार्च भी किया है सर। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ इंडियन कोर्ट्स विल टेक इनटू परसुएसिव वैल्यू। अगर इंडियन कोर्ट इस मैटर पे कोई परसुएसिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो वो देखने लायक होगा कि क्या होता है। आर्बिट्रेशन कोर्ट इनटू अकाउंट, मतलब क्या वो आर्बिट्रेशन कोर्ट को ही मानते हैं या फिर मतलब सिंगापुर कोर्ट को मानेंगे और गिव ए नॉट टू रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप इंस्टेड, या फिर रिलायंस फ्यूचर ग्रुप का जो डील हो रहा है उसको एग्री करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए या इंडियन कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग बात है।
समझ में आ रहा है सर? पूरा खेल समझ में आया कंपटीशन का? अभी भी पेंडिंग है सर? यस सर। रोशनी, नंदिनी, आप लोगों को क्लियर हुआ पॉइंट कि कैसे कंपटीशन चलता रहता है? हाँ सर। ये तो बस एक नमूना है, ठीक है? ये तो बस एक केस है, ऐसे और भी केसेस आता है ना? तो ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट हो सकता है। तो जैसे इसमें आगे एक चर्चा हुआ है सर, इज द रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील डेड? क्या इनका बीच में जो डील हुआ है क्या वो डेड हो गया है? ठीक है, तो ये भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो डेड नहीं हुआ है, अभी वो मैटर में बातचीत चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या सिचुएशंस में है अभी करेंटली मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग जरूर एक बार देखें। लेकिन या फिर मैं बाद में धीरे धीरे फिर से बात कर लूंगा इसमें कि रिलायंस अमेजन में एक्चुअल में क्या क्या हुआ है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में भी इसके बारे में डीप बात कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को मैं कहाँ लेके चलूंगा, अभी आपको मैं कंपटीशन एक्ट को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, कि ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम आपको इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है ना, इकोनॉमी को संभालने के लिए इसमें कंपटीशन एक्ट अपना खेल खेलता है। ठीक है, मतलब खेल खेलता है मतलब कंपटीशन एक्ट एक ऐसा एक्ट बनाते हैं जिसके बेसिस पे ये डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो ये है कंपटीशन एक्ट जैसे इकोनॉमिक लॉ का जरूरत। ठीक है, तो हमारे देश में ये जो कंपटीशन एक्ट हम लोग अभी देख रहे हैं, इस कंपटीशन एक्ट को हमारे देश में एनेक्ट किया सर अरुण जेटली ने। आप लोग जानते हो अरुण जेटली को? अभी जिंदा नहीं है सर, मोदी जी के कैबिनेट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पर्सन थे। और ये 2003-4 के टाइम पे जब इंडिया का गवर्नमेंट बना था, ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, उन टाइम पे भी अरुण जेटली पार्लियामेंट में मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, और 2003 में बेसिकली इन्होंने ही इस एक्ट को पास करवाया था। ठीक है सर, लेकिन अभी नहीं है, चल बसे आई थिंक लास्ट ईयर 2019 या 20 में ही अरुण जेटली का देहांत हो गया। बहुत ही अच्छा इंसान थे और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे सर, कंट्री के लिए अच्छा अच्छा डिसीजन लेते थे और मोदी जी के कैबिनेट में बहुत ही ज़रूरत का इंसान थे। निर्मला सीतारमन जी आज जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनसे पहले अरुण जेटली शाह भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग मोदी सरकार का जो करेंट जो गवर्नमेंट है इनका। तो अभी बात को आगे बढ़ाते हैं सर। Competition Act 2002 was enacted by the Parliament India, governs Indian competition law. It replaced the archaic of the monopolies and restrictive trade practice. ये basically replace किया monopolies and restrictive trade practice act 1969 को, and under this legislation the competition commission of India was established. और इसी legislation के तहत competition commission या CCI को बनाया गया to prevent the activities that have an adverse effect in competition in India. बेसिकली ये किस चीज को बंद करने के लिए लाया गया कि हमारे देश में जो बिजनेस के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है, उसको देखभाल करने के लिए, बिजनेस के बीच में जो कंपटीशन होता रहता है चाहे डिफरेंट मैटर में हो सकता है, उसको देखने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया। और ये एक्ट सर पूरा भारत में एप्लीकेबल होता है, इवन कश्मीर में भी। ठीक है, रिसेंटली अपना पीओके है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत का जो विदेश मतलब फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठाया सर कि पाकिस्तान चुपचाप पीओके छोड़ो। ठीक है, चुपचाप पीओके छोड़ो, बहुत हो गया, बहुत दिन से पीओके में होल्ड करके बैठे हो। शांति के लिए भारत कभी कुछ बोलता नहीं है, पर अगर शांति थोड़ा सा भी इधर उधर दिखे ना इंडिया को, इंडिया पीओके खाली करवाएगा सर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर खाली करवाएगा, आजाद कश्मीर को खाली करवा देगा। ठीक है ठीक है, ये सब तो पॉलिटिकल मैटर है, मैं चर्चा फिर कभी करूंगा। तो इट इज ए टूल टू इम्प्लीमेंट, तो ये जो कंपटीशन कमीशन है, कंपटीशन इज ए टूल टू इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स कंपटीशन पॉलिसी एंड टू प्रिवेंट एंड पनिश एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस, एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, कंपटीशन एक हेल्दी वे में चलना चाहिए, आप एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं चला सकते बाय फर्म्स एंड अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट। ठीक है, मतलब किसी चीज में गवर्नमेंट भी अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी को फेवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंपटीशन लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन रिटन एज वेल एज ओरल। सर बात को ध्यान से समझिएगा, ये लॉ रिटन भी चलता है और ये लॉ ओरल लेवल में भी एग्रीमेंट को मान्यता देते हैं, वैलिडिटी देता है।
मतलब अगर किसी के बीच में ओरल एग्रीमेंट भी हुआ है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं सर, जब हम लोग बिजनेस लॉ का क्लास फिर से करेंगे, आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी पॉसिबल है, और ओरल कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिडिटी दिया जाता है। तो अरेंजमेंट बिटवीन एंटरप्राइज और पर्सन, तो ये जो भी बिजनेस के बीच में, एंटरप्राइजेस के बीच में होते हैं, वो टोटली रिटन हो या ओरल हो, वैलिड माना जाता है। कंपटीशन एक्ट 2002 में आने के बाद इसको फिर से अमेंडमेंट किया गया 2007 में, एंड अगेन बाय द कंपटीशन एक्ट 2009 में भी इसका फिर से अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है सर, तो ये कुछ रिसेंट अपडेशन है इसमें। दिस एक्ट एस्टैब्लिश ए कमीशन, ये जो एक्ट है ये कमीशन बनाया, विच इज ड्यूली बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयर कंपटीशन। ठीक है, फ्री एंड फेयर कंपटीशन इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के प्रोसेस में उसको प्रॉपर होना चाहिए, एंड एज ए कंसिक्वेंस प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए, मतलब कंपटीशन को देखने के लिए कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में जो कंपनी बिजनेस करते हैं इनका अल्टीमेट इफेक्ट कहां जाके पहुंचते हैं, कंज्यूमर्स पे। जैसे आपको एक 3 बिजनेस के बारे में बात करते हैं, रिलायंस जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस कौन, वोडाफोन आइडिया। सर आप लोग जानते हो ना ये 3 कंपनी के बारे में, रिलायंस जियो एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। हेलो, इनके बीच में कंपटीशन चलता है कि नहीं चलता? यस सर, चलता है। पूरा चलता है सर। इवन आपको ये भी बता दूं कि जब जियो मार्केट में आया था तो जियो मार्केट में एक एंटी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो क्रिएट किया था, फ्री में प्रोडक्ट बांट के, है ना, जीरो कॉस्ट में सिम दे के, बहुत ही सस्ते में नेट यूज करने का सिचुएशन क्रिएट करके। ठीक है, तो लेकिन सर अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में देखो तो जियो बेसिकली डेमोक्रेसी ला दिया था। हाँ सर, अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो जियो ने डेमोक्रेसी लाया था कि नहीं लाया था? मतलब हर कोई नेट यूज करने का सोच लिया था, जो लोग पहले नेट यूज नहीं कर पाते थे वो भी नेट यूज करने का देख लिया था, गांव गांव में नेट फैल गया था। ये सब नो, अगर कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो जियो आने के बाद इंटरनेट यूज काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया, कोर से कोर एरिया में जियो का नेटवर्क काम करना चालू कर दिया। ये सर नो सर बोलो, ये सब खबर आप लोगों के पास मेरे से ज्यादा है। हेलो, यस सर। है ना। लेकिन सर जियो, क्योंकि देखो जियो रिलायंस ग्रुप का है और रिलायंस इंडिया का वन ऑफ द नहीं, सबसे बड़ा कंपनी में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ा कंपनी में से एक है। और एयरटेल वोडाफोन सिर्फ नेटवर्क बिजनेस में ही है। एयरटेल भी सबसे बड़ा है लेकिन नेटवर्किंग में है। जियो के पास और भी फंड है बिकॉज रिलायंस का और भी बिजनेसेस है। तो रिलायंस मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था, किया भी है, दाम को कम किया, मार्केट को स्प्रेड किया। इसके लिए आप लोगों को पता होगा कि बीच में गवर्नमेंट ने, कंपटीशन कमीशन ने डिसीजन लिया, कोर्ट में केस कर दिया था एयरटेल वोडाफोन ने कि जियो ने मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट किया, सस्ता करके मार्केट को खराब किया, कंपटीशन को खराब किया, इसलिए जियो का पेनल्टी चार्ज किया गया और जियो टू नॉन जियो जो फ्री था वो चार्जेबल कर दिया गया। पता है क्या? यस सर। मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? आई होप ये डेटा, ये जो मैंने स्टोरी बताया अभी, ये स्टोरी आप लोग भी जानते हो। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हमें देखने को मिलता है, और ये सिचुएशंस हमें तभी देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन लॉ है जो ये सब मैटर को देखता है, जो मार्केट को खराब ना करे। और अगर आप करंट सिचुएशंस में देखो, जियो, रिलायंस और वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में ही चल रहा है। अगर आप उनका जो चार्जेबिलिटी है, ठीक है, जो डेटा चार्ज है, ठीक है, डेटा चार्जेबिलिटी के हिसाब से अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है ना, या फिर कौन सस्ता है अभी रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया में? सर जियो। जियो अभी भी सस्ता है? हाँ। अच्छा, लेकिन मैंने सुना था कि अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सेम हो गया।
मतलब अभी जियो भी उतना सस्ता नहीं दे पा रहा है। सस्ता तो नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ा एयरटेल से तो कम है। थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरह से पूरा मैनिपुलेशन चल रहा था वो तो नहीं है। ठीक है, पूरा मैनिपुलेशन जैसे चल रहा था, जियो जैसे पूरा मोनोपोली बना रहा था एक तरह का, ठीक है, वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी ना कुछ बोल नहीं पाया। क्यों? इसके पीछे मेन रीजन है क्योंकि जियो के कारण पूरा भारत में नेटवर्क स्प्रेड किया है। अब ये भी तो गवर्नमेंट का टारगेट है। अगर एयरटेल नहीं कर पाएगा, अगर एयरटेल नहीं कर पाएगा इतना पुराना नेटवर्किंग कंपनी होने के बावजूद, ऐसे आप लोगों को बता दो, एयरटेल में गूगल इन्वेस्ट किया, जानते हो आप लोग? एयरटेल में गूगल इन्वेस्ट किया, काफी पैसा इन्वेस्ट किया। अब एयरटेल गूगल के साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है, इसलिए एयरटेल का शेयर में भी काफी चेंजेस आना चालू हो गया। ऐसे एयरटेल बहुत लॉस में चल रहा था सर, 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ का लॉस चल रहा था एयरटेल का। तो इट्स डिफरेंट सिनेरियो, बट गूगल इन्वेस्ट करने के बाद एयरटेल के शेयर में भी हम लोग देखे, ठीक है, लास्ट एक हफ्ता का भी बात है सर, जस्ट हार्डली वन वीक का बात है। ये देखो सर, नीचे चला गया था, उसके बाद जैसे ही ये गूगल इन्वेस्ट किया था ना, ये देखो अप हुआ था। ये जस्ट मैं रिसेंट ट्रेंड का ही बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ऐसे डिफरेंट रीजंस हमें देखने को मिलता है मार्केट में। तो बेसिकली बात क्या है, कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये जो एक्ट है, एस्टेब्लिश ए कमीशन व्हिच इज ड्यूली बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयर कंपटीशन, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन एज ए कॉन्सिक्वेंस, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ब्रॉडली द कमीशन ड्यूटी इज। तो फिर कमीशन का ड्यूटी क्या है, मतलब कंपटीशन कमीशन का क्या काम है? टू प्रोहिबिट द एग्रीमेंट और टू प्रोहिबिट द एग्रीमेंट और प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसा किसी भी तरह का एग्रीमेंट या प्रैक्टिसेस दैट हैव और, हाँ বল। বলছি সাউন্ড পাচ্ছো? হ্যাঁ পাচ্ছি, এতক্ষণ পাচ্ছিলাম না, তোর আওয়াজই আসছিল না। হ্যাঁ, ওই নেটের গন্ডগোল, আমি কথা বলছিলাম কিন্তু হচ্ছিল না। ও, আমি সেটাই ভাবছি, আমি বলছি তুই কোথায়, তুই কোনো কারণে হোল্ডে আছিস বা আবার সাউন্ডে কোনো প্রবলেম আছে। এবারে পাচ্ছি তোর আওয়াজ। আচ্ছা আচ্ছা। तो बेसिकली कंपटीशन कमीशन का क्या ड्यूटी है? टू प्रोहिबिट द एग्रीमेंट or practices that have or are likely to have an appreciable adverse effect on competition in market in India। इंडिया में जो भी तरह का मार्केट में कंपटीशन होता हो, ऐसे कंपटीशन का भी डिफरेंट टाइप्स है, मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आएगा, वर्टिकल एग्रीमेंट्स का कॉन्सेप्ट आएगा। मैं अभी इसको थोड़ा स्किप करता हूँ, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपटीशन क्या होता है मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। टू प्रोहिबिट एंड द अब्यूज और डोमिनेंस इन अ मार्केट, ठीक है, मतलब कोई भी मार्केट में डोमिनेंस प्लेयर ना बन जाए, ठीक है, क्योंकि किसी का डोमिनेंस हो जाएगा ना, मार्केट टू मार्केट वेरी करता है, ठीक है, लेकिन किसी का भी डोमिनेंस, जैसे ऑलिगोपोली मार्केट, ऑलिगोपोली मतलब ऑलिगोपोली मार्केट में वेरी फ्यू सेलर्स होते हैं और बहुत सारा बायर होते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग मार्केट, ठीक है, नेटवर्क बिजनेस जैसे रिलायंस जियो एयरटेल, ठीक है, ये मतलब एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया, अब ये तीनों के बीच में ऑलिगोपोली है, लेकिन कोई एक डोमिनेट करे ये भी तो अच्छा बात नहीं है, नॉट फॉर गुड, नॉट गुड फॉर कंज्यूमर, है ना। तो प्रोहिबिट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इन अ मार्केट, ये कमीशन देखेगा। टू प्रोहिबिट एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड अमालगमेशंस एटसेट्रा, मतलब आप दो कंपनी मार्ज कर रहे हैं, मतलब उनका ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है कि चलो भाई मार्ज कर लेते हैं और सारा का सारा गुड़ जो भी होगा हम ही खाएंगे और किसी को आने नहीं देंगे, ठीक है, मतलब अगर 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो पूरा मार्केट को ही अपने अंदर ले लेगा। सही कि गलत सर? अगर 2 अरबपति, 2 बिलियनियर्स, 2 ट्रिलियनियर्स अगर मिल जाए, 2-4 मार्च कर जाए, तो वो बोलेगा कि पूरा भारत को हम ही चलाएंगे। लेकिन ऐसे होने देना तो अच्छा बात नहीं है ना सर, तब फिर बाकी लोग क्या करेगा? ऐसे मुझे याद आ रहा है कि जब फर्स्ट टाइम बिग बाजार आया था ना, जब फर्स्ट टाइम बिग बाजार आया था, मुझे अभी भी याद है, मेरे लोकल टाउन सर खड़गपुर है, मतलब एक्चुअली मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर में खड़गपुर टाउन था, अभी भी है तो खड़गपुर टाउन में बिग बाजार बना था। तो ऐसा भी खबर था कि महेंद्र सिंह धोनी और बिपाशा बासु बिग बाजार को बेसिकली ये करने आएगा, ठीक है, बिग बाजार को ओपन करने आएगा, वो होता है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग सेरेमनी में आएगा। तो हम लोग बड़ा एक्साइटेड थे यूथ कि बिग बाजार हो गया, हमारे घर के सामने मॉल हो गया, ठीक है, लेकिन
बिग बाजार होने में सबसे ज़्यादा चिंता मैं लोकल दुकानदारों को देखा था, बहुत ज़्यादा। जो लोकल शॉप ओनर्स थे खड़गपुर मार्केट के अंदर, आसपास के और भी जो टाउन मार्केट या गांव का मार्केट था, इनके बीच में मैंने एक देखा था कि अगर ऐसे बड़े बड़े कंपनीज आ जाएगा, सभी कोई अगर उनके पास चला जाएगा, बिकॉज दे हैव अ बिग बिग प्लॉट, बिग बिग मार्केट, हाइपर मार्केट, तो फिर लोकल इकोनॉमी का क्या होगा? दैट इज देयर, मतलब ये उनका डर था। ठीक है, तो किसी किसी ने तो बहुत बात भी किया था कि नहीं होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। बट रियलिटी कुछ और ही है। आज बिग बाजार का सिचुएशन क्या है आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2000, मैं ये बात किया आपके साथ 2005 के आसपास का बात कर रहा हूँ, 2005 6 7 इस टाइम का बात कर रहा हूँ। आप लोग शायद काफी छोटे थे ऑन दैट टाइम। ठीक है, बट मुझे पूरा याद है। ठीक है, कि किस तरह से बिग बाजार आने के टाइम पे आसपास के दुकानदार के बीच में एक डर क्रिएट हुआ था कि इतना बड़ा बड़ा कंपनी आएगा तो हमारे बिजनेस का क्या होगा। शुरू में थोड़ा तकलीफ हुआ था उनको, मैंने पर्सनली देखा था, बिकॉज वी यूथ आर फुल्ली कनेक्टेड विथ दिस मॉल कल्चर, है ना। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ भी होता था, अगर आइसक्रीम भी खाने का मन करता था ना, बिग बाजार जाके खाना खाते थे। बहुत खराब बात। ठीक है, लोकल दुकानदार, ठीक है, बगल वाला अंकल भी तो आइसक्रीम रखते हैं, उनके पास क्यों नहीं खा रहे? हाँ, उनका उनका इकोनॉमी का क्या होगा? लेकिन हम लोगों को बिग बाजार में जाके फोटो खींचना है, आइसक्रीम खाना है, तो क्या होगा ना। हर कोई अगर ऐसे ही कल्चर में आ जाएगा मुश्किल है। लेकिन सर सिचुएशन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बोलते हैं ना, एक बड़ा फेमस वर्ड है सर हिंदी में, बंगाली में वर्ड कुछ ऐसा है, बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं सर, राखे होरी मारे के। बंगाली में, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, जाको रखे सैया मार सके ना कोई, है ना। जाको रखे सैया मार सके ना कोई, मतलब समझ रहे हो ना। सैया मतलब भगवान, ठीक है। मतलब बंगाली में ऐसे सिमिलर है, तो राखे होरी मारे के, मतलब अगर भगवान रखने वाले हैं ना तो कोई किसी को मार नहीं सकता। ठीक है, लेकिन देखो आज बिग बाजार का क्या सिचुएशन है। आई एम नॉट ए एंटी बिग बाजार ठीक है, लेकिन मैं आपको बस सिनारियो बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे किसी के, मैं तो ये मानता हूँ कि इनोवेशन में बिजनेस चलना चाहिए, कंट्रोलिंग पे नहीं। मुझे सोशलिज्म से एकदम, मैं सोशलिज्म मानता नहीं सर कि हर चीज सरकार चलाएगा, ये मुझे पसंद नहीं है। बिकॉज उसमें इनोवेशन नहीं होता, उसमें फ्रीडम नहीं रहता। ठीक है, आज भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी इसीलिए है बिकॉज भारत में सर थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी चाहिए। बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वी आर नॉट अमेरिका। ठीक है, वी आर नॉट इंग्लैंड। 5-7 करोड़ या 10-20 करोड़ का पॉपुलेशन नहीं है हमारा कि हम लोग कैपिटलिज्म लगा दे पूरा का पूरा। लेकिन अगर थोड़ा पॉपुलेशन कम होता तो कैपिटलिज्म इज बेस्ट फॉर एनी कंट्री, कि भाई आपके अंदर इनोवेशन है, आप अपने मर्जी से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंट्री लाइक इंडिया, इसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का एक मिक्सअप है। लेकिन चाइना जैसा कंट्री, रशिया जैसा कंट्री जो प्योर सोशलिज्म को फॉलो करना चाहता है, लेकिन आज देखो वो बोलता है सोशलिज्म लेकिन करता नहीं है ठीक है, क्योंकि सोशलिज्म करेगा तो उनका भी इनोवेशन खत्म हो जाएगा। रशिया जब से ज्यादा सोशलिज्म का नारा लगाया, रशिया दिन दिन वे दिन खत्म हो रहा है। सुपर पावर था रशिया, आज सुपर पावर से नीचे ही आ गया सर। ठीक है, फिर से कोशिश कर रहा है। इसमें डिबेट चलेगा कि विच इज बेस्ट, सोशलिज्म बेस्ट और कैपिटलिज्म बेस्ट, इसमें डिबेट चलता रहता है। मैं डिबेट में नहीं आना चाहता अभी, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये कैपिटलिज्म का ही पावर है कि बिग बाजार जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी कहीं पर भी आ सकता है। बट आप एक चीज देखो कि दुनिया कैसे बैलेंस करता है। क्या लोकल कस्टमर का मार्केट सच में, लोकल बिजनेसमैन का मार्केट सच में खराब हुआ बिग बाजार आने के कारण? हाँ सर, क्या रे, क्या लगता है आप लोगों को? 15 ईयर्स बीत गया, 15 साल बाद क्या रिजल्ट आया? बिग बाजार ही मार्केट से सिचुएशंस में हाथ धो बैठा। क्या आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? ये मैंने पूरा, ये 15 ईयर्स मैंने पूरा ऑब्जर्व किया, तभी बता रहा हूँ आपको कि किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सब कोई अपने अपने काम पे फोकस रखे ना, कोई किसी का मार्केट नहीं ले सकता, किसी का नहीं। मतलब कई बार ऐसे बोलते हैं, जैसे मेरा ही कुछ जान पहचान में एक ने, किसी ने ना वो यूट्यूब में एक कुकिंग क्लास ओपन किया, कुकिंग क्लास नहीं, कुकिंग वीडियोस को क्या बोलते हैं उसको, अरे वो खाना वगैरह बना के वीडियो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? कुकिंग वीडियो ही बोलते हैं ना, यूट्यूबर बेसिकली। तो बंदा ने यूट्यूब में चैनल ओपन किया, तो उसका कोई दोस्त ने बताया कि बेटा तुम कुकिंग में आ रहे हो, तुमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर रणबीर रणबीर बरार जैसे हैं। आप लोग जानते हो रणबीर बरार को?
मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे रणवीर बरार, बिग फैन ऑफ रणवीर बरार। उनका स्टाइल ऑफ कुकिंग टेक्निक या जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं मैं बहुत अच्छा लगता है। चाइनीज ना, तो वेरी फेमस होटल है सर, उसका बहुत सारा रेस्टोरेंट चेन है यूएस में, कनाडा में। हाँ, रणवीर बरार, आई नो आप लोग जानते होंगे, क्यों नहीं जानोगे। तो वेरी फेमस कुक, वेरी फेमस सेफ एंड वेरी फेमस मतलब होटलियर सर, बिजनेस मैग्नेट है, लेकिन बड़ा सिंपल सा इंसान है। जितना उनसे मैं उनका बात सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी कनेक्टेड विद इंडियन कल्चर। तो कोई उसको बता रहा है उस बच्चे को जिसने कुकिंग वीडियोस ओपन किया, पर तुमको सोचना चाहिए कि तुम्हारा कंपटीटर रणवीर बरार है। अरे भाई पागल है क्या, रणवीर बरार से क्यों कंपटीशन करेगा? तुम अपने साथ खुद का कंपटीशन करो, अपने आप को डेली बेहतर करो। किसी के साथ कंपीट करने का जरूरत नहीं है। कंपटीशन करना है तो खुद के साथ करो। हाँ, तुम दूसरे के साथ कंपटीशन करोगे ना, हमेशा पीछे ही रह जाओगे। ठीक है, तो कंपटीशन लॉ का बात चल रहा है और इकोनॉमी का बात चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी किसी के साथ कंपीट मत करो कि वो मेरे से बेहतर है, मुझे उसको क्रॉस करना है। ये एटीट्यूड ना खत्म कर देता है लोगों को। कोई बड़ा आ जाए तो डर जाते हैं ठीक है भाई, तू आ गया मेरा तो, मैं तो चला गया, मेरा तो खत्म। ऐसा नहीं होता, आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप अपने आप को हमेशा इनोवेट करते रहोगे, हमेशा मार्केटेबल रखोगे, मार्केटेबल इन द सेंस कि आप जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो वो हमेशा कहीं ना कहीं मार्केट पसंद करता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटेबल। और तो फिर हो सकता है, देखो बुरा दिन आता है, सबका आता है, कभी भी कभी बैड फेज आता है, बट कहीं किसी का नहीं ले सकता। आज बिग बाजार का ही ले लिया, हाँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। उल्टा डेमोक्रेसी हो गया, मार्केट और बढ़ गया सर, मार्केट डे बाई डे और बढ़ गया। ओके, तो कंपटीशन कमीशन का समझ रहे हो ना, टू प्रोहिबिट एक्विजिशन, मर्जर, amalgamation etc. between enterprise which have or likely to have an appreciable adverse effect on competition in market। मतलब कोई दो बड़ा बड़ा कंपनी, तीन बड़ा बड़ा कंपनी एक साथ मिलके मार्केट को मैनिपुलेट करेगा, मोनोपोली चलाएगा, ये नहीं चाहेगा कमीशन कभी भी। ठीक है, इस तरह का कोशिश को क्या किया जाएगा, इस तरह का कोशिश को कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्ज नहीं कर सकता। वोडाफोन आइडिया मार्च किया है तो, लेकिन वोडाफोन आइडिया ऐसे सिचुएशंस में मार्च किया है, इस लोग अपने एक दूसरे को बचाने के लिए मार्च किया है। जानते हो ना आप लोग, वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छे कंडीशंस में मार्च नहीं किया, ये तो अपने आप को बचाने के लिए मार्च किया। मतलब ये तो ऐसा हालत है वोडाफोन आइडिया का कि ये गवर्नमेंट से टैक्स रिलीफ चाहते हैं, ये गवर्नमेंट से सब्सिडी मांग रहा है कि हमें रिलीफ दो, हमें सब्सिडी दो, ताकि हम अपना नेटवर्क बिजनेस को चला पाए। कुछ तो गड़बड़ कर दिया अपने बिजनेस में। ठीक है, एक्चुअली ये टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सेटअप कॉस्ट बहुत लग जाता है, सेटअप कॉस्ट बहुत लग जाता है सर। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत प्राइसिंग पॉलिसीज में प्रॉब्लम हो जाता है ना, ये इसका बिजनेस में मुश्किल आ जाता है। तो ये वोडाफोन आइडिया दोनों तो मार्च कर लिया, बट अगर आप इसका फाइनेंशियल कंडीशंस देखोगे, दोनों मार्च करने के बाद भी, दोनों मार्च करने के बाद भी आप अगर इसका फाइनेंशियल कंडीशंस देखोगे, अभी भी कुछ अच्छा कंडीशंस में नहीं है। लुक हियर, दिखाई दे रहा है क्या? है दादा। कितना लॉस है? $44,000 करोड़। ये तो बोल दिया कि हम बंद करने वाले हैं, ये लोग तो बोल ही दिया कि ये लोग बिजनेस बंद कर देगा, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहता, गवर्नमेंट नहीं चाहता कि ये बंद हो जाए। गवर्नमेंट चाहता है कि बिजनेस चले, बिकॉज अभी ज्यादा प्लेयर बचा नहीं है, जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया, तो गवर्नमेंट इनको रखना चाहता है। अब किस तरह से इनको रिकंस्ट्रक्शन करेगा, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मामला है, अकाउंट्स का मामला है, ठीक है, बिजनेस स्प्रेड का मामला है। और इंडिया में ऐसे फ्यूचर है, बिकॉज अभी भी नेटवर्क बिजनेस में इंडिया में बहुत फ्यूचर बाकी है। कुछ दिन बाद 5G आने वाला है, डिजिटल बिजनेस में और ग्रोथ आने वाला है ना, डिजिटल, हर चीज डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पॉपुलर हो जाएगा, और गवर्नमेंट फोकस करेगा क्वालिटी में, बिकॉज भारत के कोने कोने में एजुकेशन पहुंचेगा। मजाक नहीं कर रहे सर, जेन्युइन चीज बोल रहे हैं। किसी को पैसे के, जिसके घर में पैसा नहीं है वो ये नहीं बोल सकता कि मैं, मेरे पास घर में पैसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता।
मिनिमम से मिनिमम पैसे में एजुकेशन हो जाएगा, नॉट जस्ट एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बहुत सारी चीजों पे डेवलपमेंट आ जाएगा ड्यू टू टेक्नोलॉजी। और ये कमिंग 10 ईयर्स का फ्यूचर बता रहा हूं मैं आपको। तो नेटवर्क बिजनेस का काफी फ्यूचर है, तो ये लोग धीरे धीरे सुधर जाएगा, बट देखना है। 44,000 करोड़ कुछ कमती नहीं है, ऐसे लास्ट ईयर और ज्यादा था, 73,000 करोड़ का था। आप समझ सकते हो हालत, 73,000 करोड़ लास्ट ईयर था, वहां से 44,000 करोड़ का हुआ है। एयरटेल का भी अच्छा नहीं था, एयरटेल का भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन रिसेंटली गूगल ने एयरटेल के साथ हाथ मिलाया। ये देखो भारतीय एयरटेल देखो, ठीक है, कंपटीशन का खेल देखो। ये लोग तब मार्च किया वोडाफोन आइडिया जब इनके बिजनेस में कोई चारा नहीं दिख रहा है, तब मार्च किया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में। इसका देखो, एयरटेल का देखो, 15,000 करोड़ की लॉस में है, लास्ट ईयर 32,000 करोड़ के लॉस में थे। लेकिन स्टिल, क्योंकि अभी बिजनेस में ग्रोथ तो है, बट अभी थोड़ा देखना है कि किस तरह से ग्रोथ होगा। दाम भी इसलिए बढ़ाया रिसेंट ट्रेंड में। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन सर। कंपनी देखने से ही नहीं होता, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना जरूरी होता है। तो कंपटीशन कमीशन क्या खेल खेल रहा है? इन एडिशन टू दिस, कंपटीशन एक्ट एनविसेजेस इट्स एनफोर्समेंट विद द एड ऑफ म्यूचुअल इंटरनेशनल सपोर्ट। ठीक है, म्यूचुअल इंटरनेशनल सपोर्ट में भी काम करते हैं। एनफोर्समेंट नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड एनफोर्समेंट में भी काम करते हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट भी लेते हैं। जैसे अगर एयरटेल बोर्ड वोडाफोन एयरटेल में अगर गूगल इन्वेस्ट किया, वो तो इंटरनेशनल रीजन से ही हुआ है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, बिकॉज गूगल इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, गूगल इज अमेरिकन ब्रांड, एयरटेल इज इंडियन ब्रांड, है ना। तो ये कंपटीशन कमीशन का एरिया ऑफ काम है सर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1964 अपॉइंटेड मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन। पहले के जमाने में क्या था ना हमारे देश में, जिसके पास पैसा होता था सिर्फ वही चलाता था, ठीक है। स्पेशली मैं आपको कांग्रेस के टाइम का बात करूंगा। कांग्रेस जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से इंडिया में ना सर बहुत ज्यादा मुश्किल था। मतलब सिर्फ पैसे वालों के हाथ में पावर शिफ्ट हो गया था। सीरियसली सर, आप लोग पॉलिटिक्स को कितना समझते हो आई डोंट नो, बट ये इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद, ब्रिटिश चले जाने के बाद बेसिकली इंडिया में कुछ नहीं हुआ, जस्ट पावर शिफ्ट हुआ। रियल इंडिपेंडेंस तो अब हो रहा है। क्या आप लोग इस बात को कनेक्ट कर पाते हो सर? रियल इंडिपेंडेंस का मतलब है जब आम आदमी, कॉमन मैन इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा, इंडिपेंडेंस के साथ काम कर पाएगा। अप टू 1990s तक इंडियन इकोनॉमी टोटली क्लोज था, और इसके मेन रीजन था गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग। उससे भी बड़ा डिसीजन प्रॉब्लम था कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्लोज डोर में काम करता था, नैरो वे में काम करता था। जिसके पास पैसा है सिर्फ उसी के बीच में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। लेकिन सेम ड्यूरेशन में चाइना ने अपने आप को बहुत ग्रोथ करवा दिया ओपन करके। इसीलिए तो 91 में एलपीजी लाना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कोई उपाय नहीं था। लेकिन अगर ड्यूरिंग 1947 से लेकर 90s के बीच में अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के आम आदमी के अंदर पावर शिफ्ट करता, बिजनेस बनाने के लिए लोगों को उत्साहित करता, इनकरेज करता, तो आज इंडिया चाइना से भी आगे होता। क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हो? जिस मेक इन इंडिया का बात आज हो रहा है, जिस रिक्रूट, आज इंडिया के आम जनता सिर्फ जॉब जॉब कर रहा है, लेकिन चाइना में जाके देखो ऐसे जॉब जॉब का नारा नहीं लगाते लोग, बिकॉज जॉब ऑलरेडी क्रिएटेड है। अरे भाई, जॉब देने के लिए भी तो जॉब क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जॉब देगा तभी जब बिजनेस होगा। जैसे हमारे करंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में अगर आप देखो, यहाँ पर सिर्फ लोगों को सब्सिडी दिया जा रहा है सरकार के पैसे से, इसको बांटो, उसको बांटो, इसको बांटो, उसको बांटो, ये साथी वो साथी। अरे दिस इज नॉट ए वे ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको कुछ करना है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारा चीज है, वो कार्ड, दैट कार्ड, दोज कार्ड, ये सब वोटिंग टेक्निक है, ये सिर्फ वोट का पावर है। अगर रियल डेवलपमेंट करना है ना, तो आपको किसी प्रॉपर बिजनेस में डेवलप करना होगा, बिकॉज वहां पर जॉब क्रिएट होता है, तभी यूथ को जॉब मिलेगा। फैक्ट्री बनाना है, कंपनी बनाना है, ठीक है, टूरिज्म डेवलप करना है, बहुत सारे जगह में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, तभी जाके लोगों का अच्छा ही होगा।
ये जो लोगों को पैसा देना, हाँ, इंश्योरेंस स्कीम बेचना, ये जो गवर्नमेंट करता है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे स्टेट गवर्नमेंट, रॉन्ग सर, रॉन्ग, ये गलत है। हाँ, कई बार जो लोग पोर सेक्शन है उनके लिए आप कुछ करो, बट सबके लिए नहीं। पोर सेक्शन के लिए कर सकते हो। जैसे वेस्ट बंगाल में 10 करोड़ पॉपुलेशन में अगर 3 करोड़ पॉपुलेशन पोर सेक्शन में है, आप उनके लिए करो, लेकिन बाकी 7 करोड़ को आप सेम सेम चीजों पे मत डालो। ये भीख देने का राजनीति से बाहर निकालो। सेम टू सेम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में भी ये लोग भी करता है, बिकॉज ये एक तरह का भारत का कल्चर हो गया है कि भाई लोगों को बस देते रहो और वोट लेते रहो। लेकिन ये जब तक पब्लिक नहीं समझेगा ना, ये कभी जॉब क्राइसिस खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमें एक्चुअली मेक इन इंडिया चाहिए। भारत का प्रोडक्ट भारत में बनेगा, फॉरेन प्रोडक्ट बैन कर देंगे, बेसिकली बैन नहीं करना है, बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक वो लोग चला जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बाहर में बिकेगा, इसमें हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर में कमाएंगे, भारत फूलेगा फलेगा, सबके घर का लिविंग कंडीशंस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ये हो रहा है, बट इसमें और स्पीड अप चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों ये सब बात मैं कर रहा हूँ। बोलना आसान है ना सर, करना इतना आसान नहीं है, बट सर हम लोगों को ना तो करना है ना तो बोलना है, फिलहाल तो समझना है, मतलब बेसिकली अपने आप को एनरिच करना है नॉलेज में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1964 appointed the Monopoly Inquiry Commission under the chairmanship of Justice K.C. Das Gupta, a judge of Supreme Court, to inquire into the extent and effect of concentration of economic power in private hands and prevalence of monopolistic and restrictive trade practices in important sectors of economic activity other than agriculture. एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी चीजों पे प्राइवेट प्लेयर्स आएगा, एग्रीकल्चर में प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएगा। लेकिन इस बार तो एग्रीकल्चर में प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए बात किया था एग्री बिल के थ्रू से, ताकि एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आ जाए। 2022 है, दिस इज नॉट 1964। सर आप बात समझ रहे हो? ये जो रिसेंट जो फार्म बिल लाने का बात किया था, ये फार्म बिल 1964 का बात नहीं कर रहा है, ये 2022 में बात कर रहा है। बेसिकली एग्रीकल्चर में अगर कॉर्पोरेट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन आ जाता है, इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन में जाएगा, यूरोप में जाएगा, अफ्रीका में जाएगा, साउथ अमेरिका में जाएगा, जापान में जाएगा। ये नॉर्मल जो चासी है ना, नॉर्मल जो फार्मर्स हैं, ये खेती करता है, दे आर नॉट वेरी नॉलेजेबल, तो इनको नहीं पता कि फॉरेन में डिमांड कितना है। आपको तो पता है ना सर, आप लोग तो इलिटरेट नहीं हो, आप लोग काफी नॉलेज गैदर कर रहे हो। आप लोगों को मैं दिखाया था ना इन्फ्लेशन सिचुएशंस इन डिफरेंट कंट्रीज। हेलो, क्या रे, इन्फ्लेशन सिचुएशन इन डिफरेंट कंट्रीज आप लोगों को मैं बताया कितना बार, रोज बताता हूँ। फिर से एक बार देखो कि क्यों एग्रीकल्चर में अगर रिसेंट ट्रेंड में थोड़ा कॉर्पोरेट फीलिंग आ जाता, मतलब कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन आ जाता ना, तो भारत के फार्मर्स का ना दिन खुल जाता। सर कंट्रोवर्शियल पॉइंट है सर, बात को समझो आप लोग, कंट्रोवर्सी हम लोग थोड़ी ना करेंगे, हम लोग तो इम्पैक्ट को देखना चाहते हैं। सर आप बस एक बार ख्याल करो, जो जो कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत भयंकर है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सर, आप बस ख्याल रखो, जहां से आपको इन्फ्लेशन मोर देन 6-7%, आप बस उसको देखो। जाम्बिया, यूनाइटेड स्टेट्स, उरुग्वे, कजाकिस्तान, ब्राजील, डोमिनियन रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, घाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मतलब ये अफ्रीकन्स। हाँ, अब देखो सर धीरे धीरे क्या हो रहा है, 10%, 11%, 12% इन्फ्लेशन देख रहे हो सर। तुर्की 36%, नाइजीरिया, हाइती, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, गिनिया, सीरिया लियोनी, इथियोपिया, एंगोला, साउथ सुदान, जाम्बिया, लीबिया, अर्जेंटीना, येमेन, ईरान, इथियोपिया, लेबानन, सुदान, वेनेजुएला, सरीनेन, येमेन। जस्ट इमेजिन सर, ये सब कंट्री में हालत सोचो कितना डिमांड होगा फॉरेन प्रोडक्ट का, खाना तक नहीं मिलता इनके पास, हम इनको सेल कर पाएंगे, सस्ते में दे पाएंगे, बिकॉज भारत में सस्ता चीज मिलता है और अच्छा, डुप्लीकेट नहीं देते हम किसी को। इंडिया का राइस का जो डिमांड है ना, राइस का हम लोग
राइस प्रोडक्शन में भी वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट में है सर, आफ्टर चाइना, और क्वालिटी बहुत अच्छा है हमारा। साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, जापान में इंडियन राइस का क्या 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 डिमांड है, यू कांट इमेजिन। नॉट जस्ट इन्फ्लेशन कंट्री, इवन जहां पर डिफ्लेशन है, मतलब जहां पर इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रहा है, समोआ ये सब देखो माइनस में है, मतलब स्टैग्नेंट है, इकोनॉमी बढ़ नहीं रहा है। सेंट किट्स, मैकाओ, जापान, ग्रीस, इक्वेडर, ये सब कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, ग्रोथ नहीं है। हाँ, दे आर इन ए गुड कंडीशंस में भी, बट फिर भी ग्रोथ नहीं है। तो इनको चाहिए हमारा प्रोडक्ट, हम कर सकते हैं, बट क्या नॉर्मल फार्मर्स कर पाएगा सर? नॉर्मल फार्मर्स कर पाएगा? किसी का हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? ये खेती बाड़ी को, मतलब एग्रीकल्चर को सब्सिडी देते देते कितना दिन चलाओगे? हाँ, एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते देते कितना दिन? सब्सिडी मतलब समझते हो ना? सब्सिडी मतलब लोगों को भीख देना। अरे भाई, जब उसको वो बेच के लाखों कमा सकता है तो उनको क्यों सब्सिडी देना? अगर अपना प्रोडक्ट बेच के आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो, आपको बस प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करे। ऑलरेडी पंजाब का फार्मर्स करता है, उनका प्रोडक्ट फॉरेन जाता है। पंजाब में हर एक फार्मर्स करोड़पति है सर। पंजाब में 50% फार्मर्स करोड़पति है। मैं आपको क्या बताऊं, फार्मर्स। हमारे ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में हम लोग सोच नहीं सकते। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कहने का मतलब ये है कि देयर इज ए डिमांड, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का जरूरत है जो आके हमारे प्रोडक्ट को फॉरेन, लेकिन इसको देखने के लिए कमीशन है ना कि क्या कंपटीशन तो खराब नहीं कर रहा है। जैसे 1964 में वो एग्रीकल्चर में मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए मना कर रहा है, यस, इसका मतलब समझ सकता हूं, बिकॉज वो 1964 था। लेकिन अब तो 2022 आ गया, अब तो सोचो, बिल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप फार्मर्स को आगे बढ़ाओ ना। 64 में क्यों लेके जा रहे हो? 2022 का इंडिया 1964 का इंडिया थोड़ी ना सेम है सर। आप लोग कुछ समझ पा रहे हो सर? हेलो, कि कंपटीशन कमीशन क्या देखने के लिए है? कोई किसी का ना मार पाए, कोई किसी भी तरह का एडवर्स इंपैक्ट कंपटीशन में नहीं ला पाए, इसी को देखने के लिए एक्ट को बनाया गया, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हेलो, अरे समझ में आ रहा है दादा? सर? आप सोच रहे हो सर आप बिल के फेवर में बात कर रहे हो, दुनिया तो बिल के अगेंस्ट में बात कर रहा था। सर मैं बिल के फेवर में भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल के अगेंस्ट में भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि अगर फार्मर्स को फ्रीडम पाना है तो फार्मर्स को किसी का साथ चाहिए, नहीं तो फार्मर्स ना गरीबी रह के मर जाएगा। जहां पर फार्मर्स, जिस देश का रिच हो ना, वो कंट्री कभी भूखा नहीं खाएगा, उस कंट्री में कभी इन्फ्लेशन क्रिएट ही नहीं हो सकता। फार्मर्स को रिच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रिच होगा तो वो उसको एग्रीकल्चर में और इंटरेस्ट आएगा, उसका बेटा भी एग्रीकल्चर करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंज्यूमर के लिए अच्छा। ये है कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स को समझोगे ना तो इकोनॉमिक लॉ को भी समझोगे। अगर इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाओगे तो इकोनॉमिक लॉ को समझना मुश्किल हो जाएगा। To regulate advertising in 1984, Parliament inserted a chapter on unfair trade practice in monopolies and restrictive trade practice in 1969. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission was constituted in the year 1970. ठीक है, मतलब मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब किसी को रेस्ट्रिक्ट कर देना या मोनोपोली कर लेना। The Monopoly and Restrictive Trade Practice Act 1969 has its genesis and directive principles of state policy embodied in the Constitution of India. It received the assent of President of India on 27 December 1969. The Monopolies and Restrictive Trade Practice को ही बाद में Competition Act में बदलाव किया गया, ठीक है। And Competition Bill 2001 was introduced in Lok Sabha by Finance Minister Arun Jaitley on 6th August 2001. ठीक है, ये है कहानी कंपटीशन एक्ट का, मतलब किस तरह से ये आया है। इस कंपटीशन एक्ट को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हमें काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में समझना पड़ेगा। जैसे कि एक्विजिशन,
जैसे कि रिलायंस ने बिग बाजार को एक्विजिशन किया है ना, बड़े कंपनी छोटे कंपनी को एक्विज करता है, सिमिलर कंपनी करता है, ठीक है। एक्विजिशंस मतलब होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग दी एक्वायर शेयर्स, एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट्स और एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज, और कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट और एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज, मतलब किसी और के बिजनेस में कंट्रोल ले लेना, ठीक। जिस तरह से वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, हाँ सर, अलीबाबा ने पेटीएम को एक्वायर करके रखा, ठीक है। मतलब किसी के बोर्ड में, किसी के वोटिंग पावर में, कंट्रोलिंग में चले आना, इसको बोलते हैं एक्विजिशंस। तो एक्विजिशंस करके क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। जैसे फेसबुक ने किसको लेके कंपटीशन खत्म किया, बोलो। फेसबुक ने किसको एक्वायर करके कंपटीशन खत्म किया? व्हाट्सएप। थैंक यू सर, ठीक है। फेसबुक व्हाट्सएप को लेके कंपटीशन को खत्म कर दिया। व्हाट्सएप को भी पैसा चाहिए था, वो भी सेल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर कोई चाहता है कि भाई हम नहीं चला सकते, इसको पैसा का जरूरत था, वो कर दिया, ठीक है। व्हाट्सएप अभी क्या हो गया, फेसबुक हो गया, और फेसबुक का नाम क्या हो गया, मेटा। हाँ सर, फेसबुक का नाम हो गया मेटा, जानते हो ना। ये देखो सर, 19.3 बिलियन में फेसबुक ने 2014 में एक्विज कर लिया था, एक्वायर्ड बाय फेसबुक इन फरवरी 2014 फॉर अप्रोक्सीमेटली 19.3 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 20 बिलियन में व्हाट्सएप बनाने वाले ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम ने फेसबुक को ये बेच दिया, ठीक है। ठीक जिस तरह का भी आपको मैं बात कर रहा था बिग बाजार रिलायंस और अमेजन के बीच में, ऐसा ही कहानी, बट यहाँ पर खेल बन गया बिग बाजार रिलायंस और अमेजन के केस में, बट ये एकदम इजीली बन गया। तो बात क्या है, एक्विजिशन इज अ वेरी वीक कॉन्सेप्ट इन कंपटीशन एक्ट। तो आगे इसका डिटेल्स में और बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है सर कार्टेल बोल के, इसका भी डिटेल्स करना है। कार्टेल का मतलब होता है, कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूसर्स, वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स, एनी काइंड ऑफ प्रोड्यूसर, स्टील प्रोड्यूसर्स, includes an association of producers or sellers or distributors or traders or service providers who by agreement among themselves, जो अपने बीच में एग्रीमेंट करके लिमिट करता है, कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस को कंट्रोल करता है। मतलब एक एसोसिएशन मिलके अगर किसी भी चीज का दाम को कंट्रोल करता है, इसको कार्टेल कहते हैं। ये कार्टेल कंपटीशन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर कितना अच्छा है कितना बुरा है, इसका डिटेल्स मैं आपके साथ बाद में करूंगा। कि एक एसोसिएशन एक साथ मिलके किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन को, किसी प्रोडक्ट के दाम को, किसी चीज के लिमिट लगाना, ये कितना कर सकता है और ये किस हद तक एप्लीकेबल हो सकता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो मेरा आगे का क्लास में चर्चा रहेगा। डोमिनेंट पोजीशंस पाना, जैसे रिलायंस ने बिग बाजार को खरीद के डोमिनेंट करना चाहता है, फेसबुक व्हाट्सएप में लेने के बाद तो ये सोशल नेटवर्किंग में डोमिनेट करना, डोमिनेंट पोजीशंस पाना चाहता है। तो इट मींस अ पोजीशंस ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉयड बाय एन एंटरप्राइज इन द रेलेवेंट मार्केट व्हिच enables to operate independently of competitive forces prevailing in the market or affect its competitors or consumer in its favor, है ना। तो ये डोमिनेंट पोजीशंस होता है। तो ये भी कंपटीशंस के लिए कुछ लेवल में खतरा बन जाता है, किसी किसी केस में बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रीडेटरी प्राइसिंग, ये प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, प्रीडेटर प्राइसिंग मींस द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस एट ए प्राइस विच इज बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप अपने प्रोडक्ट कॉस्ट को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम दाम में सेल कर रहे हो, मतलब जिस दाम में आपका प्रोडक्शन होता है उससे भी कम दाम में अगर आप सेल कर रहे हो, जस्ट ड्यू टू मार्केट को क्या करने के लिए, मार्केट को अपने तरफ खींचने के लिए। जैसे जियो ने 0 रुपीज में फ्री में लोगों को सिम बांट के 6 मंथ्स के लिए फ्री डेटा देके पूरा मार्केट को खत्म कर दिया था, और बाद में उसको पेनल्टी लगा, सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी लगाया उस पर, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, विद व्यू टू रिड्यूस द कंपटीशन और एलिमिनेट द कंपटीटर्स। ये जियो कर रहा था, लेकिन बाद में जियो को रोका गया कि भाई नहीं, आपको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल मिलके केस कर दिया था। रूल ऑफ रीजन, किस कारण से रूल करना चाहते हो, इट इज एनालिसिस ऑफ एनी एक्टिविटी अंडर द चैलेंज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस जस्टिफिकेशन, competitive intent, market impact, impact on competition and on consumer. It is the logic behind the conclusion of any order. ठीक है, रूल ऑफ रीजन मतलब आप किस तरह से रूल करना चाहते हो, क्या आपका मतलब मानसिकता है, ये देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
तो बेसिकली इस पूरा कंपटीशन एक्ट का जो मेन सैलिएंट फीचर्स है वो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ठीक है। एंटरप्राइज पर्सन और एसोसिएशन और एंटरप्राइज ऑफ पर्संस इंक्लूडिंग कार्टेल्स shall not enter into an agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of service which cause or likely to cause an appreciable adverse impact on competition in India. आप किसी भी तरह का बिजनेस कंपटीशन को इंपैक्ट नहीं डाल सकते, जो ओरिजिनल कंपटीशन है उसको खत्म नहीं कर सकते। Such agreement would consequently be considered void. अगर आप कोई भी एडवर्स इंपैक्ट मार्केट में आता है ना, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, वो बेसिकली void है। एंड एग्रीमेंट which would be considered to have an appreciable adverse impact would be those agreements, ठीक है, which directly indirectly determine सेल और परचेज प्राइस। मतलब मार्केट में क्या प्राइस होगा आप या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट गुड सर। मार्केट को मार्केट के हाल में ही थोड़ा बहुत छोड़ देना चाहिए। अगर मोनोपोली बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे हर कोई इंडियन रेल नहीं बनना चाहिए। इंडियन रेल गवर्नमेंट चलाते हैं, सोशलिज्म है, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में चलता है, वो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए दाम तय करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज नॉट ऑलवेज ऐसा हमेशा नहीं करेगा। लिमिट और कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विस, शेयर द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एलोकेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट, ठीक है। मतलब इस एरिया को मैं देखता हूँ, उस एरिया को तुम देख लो, अपने बीच में एक सेटिंग करके मार्केट को खत्म करना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट इन बिड रिगिंग एंड कल्यूसिव बिडिंग, ठीक है। मतलब बेसिकली एक कल्यूशन क्रिएट करना और मार्केट को कंपटीशन से टोटली आउट कर देना, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पर बहुत सारा एग्रीमेंट बनता है, जैसे मैं आपको बोला था हॉराइजॉन्टल एग्रीमेंट, ठीक है। इस तरह का मैं आपको नेक्स्ट दिन हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल एग्रीमेंट में क्या होता है, कंपटीशन किस तरह से क्रिएट होता है, मैं डिटेल्स में बात करूंगा। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस, अपना पोजीशंस को डोमिनेट करके किस तरह से मार्केट में डोमिनेट करता है, ठीक है। और फिर कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं, ये सब चर्चा आगे का रहेगा। एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ऐसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी। It's an independent entity possessing a common seal with the power to enter into contract and to sue in its name, ठीक है। It is to consist of a chairperson, इसमें एक chairperson होते हैं who is to be assisted by a minimum of 2, chairperson को minimum 2 जन assist करते हैं and maximum 6 other members. It is the duty of the commission to eliminate practice having adverse effect of competition. ये commission का ऑब्जेक्टिव है, ड्यूटी है कि इंडिया में मार्केट में कंपटीशन को, एडवर्स इंपैक्ट को खत्म करे, एंटी कंपटीशन को खत्म करे, प्रोमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन को रखे, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करे, सस्टेन करे, प्रोटेक्ट करे, द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को देखे, इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लोगों की मतलब फ्रीडम रहे मार्केट में, हर कोई बिजनेस कर पाए, हर किसी का घर चले, सिंपल बात है, हर किसी का दुकान चले। The commission is also required to give opinion on competition issues on a reference received from a statutory authority established under any law and undertake competitive advocacy, create public awareness and impart training on competition issues. Training भी provide करना। Commission has the power to inquire into unfair agreements or abuse dominant positions or combination taking place outside India but having adverse effect on competition in India. अगर इंडिया के बाहर भी कुछ combinations कर रहा है जिसका इफेक्ट इंडिया में पड़ रहा है, वो भी खराब बात है। If any of the circumstances exist, क्या क्या circumstances create हो सकते हैं इंडिया के बाहर, कोई बिजनेस किसी आउटसाइड में, an agreement has been executed outside India but जिसका इफेक्ट इंडिया में पड़ रहा है, any contracting party reside outside India, ये भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, any enterprise abusing dominant position in outside India, a combination has been established outside India, a party to a combination is located abroad, any other matter or practice or action arising out of such agreement or dominant positions or combination in outside India. To deal with cross-border issues, Commission is empowered to enter into any memorandum of understanding or arrangement with any foreign agency or any foreign country with the prior approval of the central government. अगर कभी कोई गड़बड़ भी होता है तो कमीशन उसको रिव्यू भी करता है, ठीक है। कमीशन के बारे में बहुत चर्चा करना है, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा आपके साथ कि किस तरह से कमीशन का ऑर्डर रिव्यू किया जाता है, अपील किया जाता है, अगर कोई नहीं मानता तो पेनल्टी भी लगाया जाता है, ठीक है। क्या पेनल्टी लग जाता है, इफ एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कमीशन, ठीक है। अगर कमीशन के मुताबिक नहीं होता है तो उस पर फाइन लग जाता है, मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट करके मैक्सिमम 10 करोड़ तक का फाइन जाता है सर, समझ रहे हो।
नॉन कंप्लायंस ऑकर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़, जो भी कमीशन का बात नहीं सुनेगा। इफ एनी पर्सन डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर और डायरेक्शन इशूड और फेल्स टू पे द फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन, अगर फाइन देने में भी वो फेल हो जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। 3 साल का जेल, मैक्सिमम 3 साल का जेल और 25 करोड़ का फाइन या फिर दोनों लग सकता है। समझ रहे हो कितना टफ बना के रखा है। एंड एक सेक्शन 44 भी बना के रखा है, इफ एनी पर्सन बीइंग ए पार्टी टू ए कॉम्बिनेशन मेक स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर, अगर आप कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हो और अगर आप फेक मटेरियल में बात कर रहे हो, मतलब जो भी बोल रहे हो गलत बात कर रहे हो, अगर बाद में पता चलता है कि आपका हर एक स्टेटमेंट फेक है तो आपको 50 लाख तक का कम से कम का फाइन पेनल्टी चार्ज करेगा और मैक्सिमम 1 करोड़ का। मतलब अगर आप गलत चीज बोलोगे बिजनेस मतलब कंपटीशन बनाने के लिए आउटसाइड इंडिया में या फिर इंडिया के अंदर, आपको मिनिमम 50 लाख का फाइन, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का फाइन आपको दे सकता है, क्योंकि आप मटेरियल मिस स्टेटमेंट कर रहे हो, मतलब आप जो भी बातें कर रहे हो गलत बोल रहे हो। सर कंपटीशन कमीशन का आइडिया मिला? है दादा। अमेजन रिलायंस डील समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंपटीशन कमीशन में ही बहुत सारा चर्चा बाकी है सर। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, आप लोग समझ सकते हो। एग्जीक्यूटिव में आप लोगों का 25 मार्क्स आएगा, सीए में फाइनल में भी इसका काफ़ी सारा अच्छा खासा इसका एरिया कवर किया जाता है, तो इसमें और भी चर्चा रहेगा और भी केस लॉज रहेगा। मैं कंप्लीट मैथ भी प्रोवाइड करूँगा और ये शॉर्ट नोट्स एंड रिलायंस अमेजन का केस मैं आपको आज ही शेयर कर लूँगा और कंप्लीट मटेरियल मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तभी इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक लॉ चालू किए, अभी कंपटीशन लॉ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आरबीआई, आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये सब आगे आगे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। रोशनी, नंदिनी, ज्योति बोलो। है दादा। ठीक है सर। हाँ सर। ओके फिर बाय, फिर टाटा सर आज। बाय রাখছি सर। দাদা। ओके टाटा, बाय सर। बाय सर।